देखो लास्ट क्लास में हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाई। लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो देखो सबसे पहले क्या करो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के चैप्टर को इजी करना है। तो सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप बनाओ। स्ट्रक्चर्स in which central atom have complete octet। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट। स्ट्रक्चर इन विच सेंट्रल एटम हैव कंप्लीट ऑक्टेट। बोलो नहीं भाई, बिल्कुल भी। अरे स्ट्रक्चर इन विच सेंट्रल एटम हैव कंप्लीट, तो वो स्ट्रक्चर जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका मतलब बताऊंगा मैं अभी, मतलब इसका समझाएंगे क्या होगा। सेकंड है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। थर्ड है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये 3 तरीके की स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं बनाएंगे या नहीं समझेंगे, जब तक आपको चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, कि जब स्टार्टिंग में बच्चे इसमें आते हैं और लुईस डॉट स्ट्रक्चर आती है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर रैंडमली बनाई जा रही है, किसी पर्टिकुलर मेथड से नहीं बनती। तो क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि कौन से एग्जांपल्स को मैं कंप्लीट ऑक्टेट की कैटेगरी में डालूंगा, कौन से एग्जांपल को एक्सपेंडेड में, और कौन से एग्जांपल्स को इनकम्प्लीट में। तो जैसे पहले मैंने हेडिंग डाली कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ये कल वाला ही टॉपिक है, एक बार रिवाइज कर दे रहे, इसमें पूरा आ जाएगा। कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। देखो बंद तो है, तुमने बताया ही नहीं। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। बंद ही था, वो शायद स्टेट वाइज था कि हाँ ठीक है। देखो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि कुछ स्ट्रक्चर्स को आप याद रखेंगे जिनमें हमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रखना होता है। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रखना होता है, इसका मतलब हम स्ट्रक्चर बनाते हुए समझेंगे। तो मैं पहले कुछ स्ट्रक्चर एग्जांपल बताता हूं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ओजोन। ये वो एग्जांपल है जो एग्जाम में आते हैं, एकेडमिक एग्जाम में। इन एग्जांपल्स का बहुत रोल है। NO3 माइनस, CO3 2 माइनस, ठीक है। इसके अलावा NH3 CH4, इसके अलावा PCl3, इसके अलावा NH4 प्लस, इसके अलावा C2O4 2 माइनस और N3 माइनस और NO2 N2 सॉरी, लिख ले दो सोच के, इसमें सोचना पड़ता है कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। N3 माइनस N2O ETC, CO2 CO। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। क्या करना है इन एग्जाम्पल्स का, तो मैं पहले बता दूं। देखो इन एग्जाम्पल्स में हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। अगर हमें इन एग्जाम्पल्स की लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं पता तो ना तो हम इनकी शेप बता पाएंगे, ना बॉन्डिंग बता पाएंगे, ना हाइब्रिडाइजेशन बता पाएंगे। यानी चैप्टर हमारे लिए वहीं ऐड हो जाएगा
जब हमें ये स्ट्रक्चर बनाने में कंफ्यूजन होने लगे। तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए क्या किया जाए, बस इतना याद रखना है कि ये जितने भी एग्जाम्पल यहां लिखे हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट। सबसे पहले याद रखना है कि भाई इस कैटेगरी में आते हैं, देखकर पहचान लेना है कि इस कैटेगरी के अंदर इनमें से कोई भी आपको कहीं भी नजर आए, आपको सडनली पहचान लेना है कि इस कंप्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है। तो लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान ही रखना है और कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम देखकर ही बता दें कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नहीं। तो ध्यान रखना है, देखकर एग्जांपल्स को पहले याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो यही याद करना है कि इतने एग्जांपल सर ने ये कहा था कि इनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो इन स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे कैसे, अब देखना ध्यान से। जैसे सबसे पहले O3, तो O3 में अभी मैं आपको खुद बता दे रहा हूं कि O जो है वो सेंट्रल एटम है और बाकी के 2 O सराउंडिंग। तो सेंट्रल वो होता है जो बीच में रहता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन बीच में रहता है, अभी हम आपको बताते हैं, आपको देख के ही पता लग जाएगा कि कौन सा एटम आपको बीच में रखना है, सेंट्रल एटम। और ये सराउंडिंग अब ये 2 सराउंडिंग एटम है और एक सेंट्रल है। तो कभी भी सेंट्रल को, कभी भी सराउंडिंग को आपस में नहीं जोड़ना है। सेंट्रल और सराउंडिंग का ये मतलब है जितने भी सराउंडिंग्स हैं उन्हें आपको सेंट्रल से जोड़ना है, ऐसे इन्हें आपस में नहीं जोड़ना है। इसके चांस कम है कि इन्हें आपस में जोड़ा जाए। सराउंडिंग को किससे जोड़ेंगे, सेंट्रल। और सेंट्रल पहचानेंगे कैसे, अभी हम बताते हैं सेंट्रल कैसे पहचानेंगे। हर स्ट्रक्चर में हम मार्क करेंगे कि कौन सा एटम सेंट्रल है, हम मार्क करके देंगे कि कौन सा एटम सेंट्रल है। चलिए देखो इसका सीधा सा तरीका है। अगर आपको मालूम है, ध्यान से जल्दी बोलो, नहीं बस ध्यान से नोट कर देखो। अगर आपको मालूम है, अगर आपको ये मालूम है कि ये कंप्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है, तो आपने देखा सबसे पहले जरूरी है कि आपको ये मालूम हो कि ये किस कैटेगरी में मैंने डाला हुआ है। इसमें सोचना कम पड़ेगा और आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, आसान हो जाएगा चैप्टर, बहुत ही आसान। अगर स्ट्रक्चर याद है तो वेरी वेरी इजी है। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर याद है उतना ज्यादा चैप्टर इजी है, ध्यान रखना इस बात का। तो कंप्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है ये, मेरे को याद है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें कितने एटम है, 8, 3 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे छोटा तरीका है, तरीके कई सारे होते हैं लेकिन हम ये वाला अप्लाई करते हैं। 3 की 8 से मल्टीप्लाई कर दी, ये नंबर आ गया 24। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ऑक्सीजन के 6, टोटल आ गया 18। तो 18 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसकी हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं। अब 24 में से 18 माइनस कर दो, कितना बचा, 6। 6 को 2 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब हो गया 3 बॉन्ड पे, 3 बॉन्ड पे, ठीक है। तो इसको समझना नहीं है, बस मेथड देखना है। आप ये दिमाग मत लगाने लगना कि 24 ही क्यों लिया, 18 ही क्यों लिया। बस आपको ये देखना है कि किस तरीके को हम फॉलो करें जिससे हमारे बॉन्ड पेयर्स की गिनती निकल जाए। तो जैसे 3 बॉन्ड पेयर आ गए, तो क्या करें इन बॉन्ड पेयर्स का, तो इन बॉन्ड पेयर्स का करना ये है कि अभी मैंने आपको समझाया कि एक एटम सेंट्रल होता है, बाकी सराउंडिंग्स होते हैं। तो आपको सराउंडिंग को सेंट्रल से जोड़ना है और आपके पास टोटल 3 बॉन्ड्स है। तो 3 बॉन्ड्स है तो इसका मतलब एक तो आप मिनिमम एक तो लगाएंगे और फिर जो बच जाएगा वो आपको कहीं एक जगह लगाना पड़ेगा। अब यहाँ के बाद ध्यान से सुनना, यहाँ के बाद ध्यान से आपको ये बात याद रखनी है कि फिर इनका ऑक्टेट पूरा करना है, क्योंकि ये कंप्लीट ऑक्टेट के एग्जांपल है। तो ऑक्टेट पूरा करना है तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 शेयरिंग में हम दोनों गिनाएंगे, ठीक है जी। 2, 4 और 2, 6, 2 बच गए। तो एक लोन पेयर आ गया, इसे कहते हैं लोन पेयर। इस पर 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 कितने हो गए 8। 1, 2, 3, 4। तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। फिर हमें इस स्ट्रक्चर में क्या करना होता है, फॉर्मल चार्ज निकालना होता है। तो हम नेक्स्ट पेज पर फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या चीज होती है। अब जैसे हमें इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है, फॉर्मल चार्ज से हमें ये पता लगता है कि इस स्ट्रक्चर में किसके पास इलेक्ट्रॉन कम रह गए हैं और किस पर फालतू, ठीक है। तो आप इसे एक वर्ड की तरह ले बस कि आपको एक चार्ज निकालना है जिसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज।
फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखा है किताब में, लेकिन हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो जैसे ये स्ट्रक्चर हमारी आ गई थी, एक सिंगल और एक डबल। अब इसमें हमने यहाँ पर लोन पेयर लगा दिए थे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो फॉर्मल चार्ज निकालते समय ये ध्यान रखना, ऐसा आपको बिहेव करना है कि जैसे इस बॉन्ड के अंदर अगर मैं पूछूं कि इस ऑक्सीजन एटम के कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अगर शेयरिंग में गिनाओगे तो दोनों के दोनों इस ऑक्सीजन के और ये दोनों इस ऑक्सीजन के। मगर जब फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो तो शेयरिंग में नहीं बताना, ऐसा बताना है, ऐसा मान के चलना है कि अगर ये ऑक्सीजन यहां से चली जाए, मतलब इस बॉन्ड को तोड़कर जाने लगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसे मिले। तो मैं ये बता दूं कि एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर इसे अपने अपने इलेक्ट्रॉन गिनाने हैं, शेयरिंग वाले नहीं गिनाने, बहुत ध्यान रखना। नॉर्मली शेयरिंग वाले ही गिनाएंगे, लेकिन फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो शेयरिंग वाले नहीं गिनाएंगे। तो आपको इसमें से एक ही काउंट करना है जब फॉर्मल चार्ज निकालें, नॉर्मली दोनों काउंट करने। तो कैसे काउंट करेंगे, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन दे सकती है, तो 6 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अभी ऑक्सीजन पर कितने दिख रहे हैं, जो इसके शेयरिंग वाले नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये हो गया माइनस। ये फॉर्मल चार्ज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मल चार्ज निकालना, और सबसे छोटा तरीका है इसको डिफाइन करने के लिए। या फॉर्मूला नहीं पूछता है पेपर में, इसका हमें यूज करना होता है, बस स्ट्रक्चर में निकालना होता है। अब जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 लेकर आई थी ऑक्सीजन, अभी कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप ध्यान दें, दोनों मैंने नहीं गिने हैं, इसमें टोटल यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। जब मैं शेयरिंग वाले गिनता हूं, नॉर्मली गिनूंगा तो चारों काउंट करूंगा, लेकिन फॉर्मल चार्ज निकालूंगा तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। जैसे 2 आपको लाइंस दिख रही है, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, सीधा मेथड है, अगर सोचना नहीं है तो 6 - 6 0। जैसे सीधा मेथड अगर बिना सोचे अप्लाई करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ऑक्सीजन के, अभी कितने 1 2 3 4 5, तो यहां आ गया प्लस। तो ध्यान देना, अगर सेंट्रल पर, ये सेंट्रल है, ये एक ही तरीका है और ये हमेशा अप्लाई होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव आ जाए और सराउंडिंग पर नेगेटिव आ जाए, सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव और सराउंडिंग पर नेगेटिव, तो हम कहेंगे यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले तरीका है, अभी इस चक्कर में ना पड़े ज्यादा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना है। ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको निकालना है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर नहीं बनता तो ऐसा फिर कोई तरीका नहीं था जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से ही ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है जी, अब देखो हम थोड़ा तेज तेज बनाएंगे। सबसे पहला है CO3 2-, जैसे तो जिन स्ट्रक्चर में चार्ज है उसमें ये ध्यान रखना, टोटल एटम कितने हैं, 8 1 और 3, 8 चौक 32। टोटल एटम है 32, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन 32, 4 है एटम, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर आ जाएगा 32, इसे नंबर की तरह लेना है बस। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ऑक्सीजन के 6 है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 18 हो गए, तो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 4 इसके 22, 2 ऐड कर दो 24 आ जाएगा। 2 ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये 2 नेगेटिव, जहां 2 नेगेटिव हो यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो माइनस मत कर देना, प्लस करना है। तो 32 में से 24 अगर माइनस करोगे तो 8 बचेगा, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, इससे आपको पता लग जाएगा 4 बॉन्ड है। अब सीधा सा दिमाग लगाना है। सेंट्रल मैंने अभी आपको बता दिया, लास्ट में हम सेंट्रल एटम क्या है इस पर बात करेंगे। अरे बोलो नहीं, सेंट्रल मैंने आपको बता दिया, 3 ऑक्सीजन एटम इसमें क्या है, सराउंडिंग, 1 बॉन्ड यहाँ, टोटल 4 बॉन्ड है, याद रखना। तो एटलीस्ट एक तो हो गई, और अगर आपको चौथा भी लगाना है तो फिर आपको यहां नहीं लगाना है, फिर से याद दिलाते हैं सराउंडिंग एटम्स, इन्हें नहीं जोड़ना है आपस में, सेंट्रल सराउंडिंग को जोड़ना है। तो यहाँ कैसा बॉन्ड आ जाएगा, अब सबका क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। हमेशा अपने आपको रिमाइंड कराते रहना है कि सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, बोलो जल्दी बोलो।
बॉन्ड पेयर सेंट्रल पर कार्बन पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 है। 4 लाइन दिख रही है, 4 पेयर। 4 पेयर का मतलब टोटल कितने हो गए? 8। इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितने हैं? 3। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसे ध्यान रखना है, ये आपको ये निकालना है, यूज करना है। और जब आपसे कोई कह रहा हो, जिसे चैप्टर का एक्सपीरियंस हो, वो आपसे कह रहा हो कि बिना स्ट्रक्चर याद किए आगे नहीं चलना, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है जी। तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। ऑक्सीजन 6 लेकर आई थी, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो आपको याद है, फिर से याद दिला दे रहा हूं कि वैसे नॉर्मली ये दोनों किसके हैं? ऑक्सीजन के, लेकिन फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो दोनों में से एक काउंट करना है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बता 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 0 आ गया। 6 1 2 3 4 5 6 और 1 7 कितना आ गया? -1। तो हम जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, तो यहाँ एक माइनस लगाएंगे, यहाँ एक माइनस लगाएंगे, ये लिखकर नहीं छोड़ेंगे, वहां पर इसको हटा देंगे। तो ये रफ में निकाल लो जाए और इसको ऐसे बंद करना। ठीक है जी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे NO2 माइनस। तो NO2 माइनस जब बनाएंगे तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में? अब हम बनाते चले जाएंगे स्ट्रक्चर, ध्यान देना कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने एटम है टोटल? 3। तो नंबर कितना आया? 24। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। ऑक्सीजन के 6 6 दूनी 12 5 17 और 1 18। 24 में से 18 क्या कर दो? माइनस, तो क्या बचेगा? 6 से एक नंबर आ जाएगा, 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। तो 3 क्या आ जाएंगे? बॉन्ड। अच्छा, इसमें लोन पेयर भी निकल सकते हैं, आप चाहें तो लोन पेयर भी निकाल सकते हैं। इन दोनों नंबर्स पर ध्यान देना, इन दोनों पर। तो अगर आपको लोन पेयर्स निकालने हैं तो 18 माइनस 6 ये 12 आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि 12 आ रहा है या नहीं। ठीक है जी। अब 12 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये 6 आ जाएगा। अब देखो, तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं लोन पेयर, तो इसलिए हम इसको हटा दिया। तो बहुत ही छोटा हो गया, तो 2 मिनट में निकल सकता है। ठीक है जी। आदमी देखकर ही निकाल। किताब में बहुत लंबा है, काफी लंबा है किताब में। इवन मैंने भी कई जगह पढ़ाया है ऑनलाइन, तो एक लेंथी मेथड है, लेकिन वो किताब से मैच करता है, तो अच्छा लगता है बच्चों को, इसलिए बता देते हैं। अभी आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है किस मेथड से बनाए, आपको स्ट्रक्चर बनाए। तो इसमें हम कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखेंगे है या नहीं, N और O। ये स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, ऑक्सीजन एटम कहाँ लगाने हैं, कहाँ नहीं, नीचे लगाने हैं या लेफ्ट राइट में लगाने हैं, ये टॉपिक आगे आता है वेस्पर थ्योरी। अभी हमें पता है तो मैंने लगा दिया है। तो आप क्या सोच के लगाए? नहीं, आप कहीं भी लगाए, बस ये फिगर साफ बनाना, सेंट्रल सराउंडिंग से जुड़ा दिखना चाहिए। मतलब कहीं भी लगाएगा मतलब ये है, जरूरी नहीं है इसे स्ट्रेट बनाए, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, O को ऊपर और एक O को नीचे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। कितने टोटल बॉन्ड पेयर है? 3। तो जाहिर सी बात है, एक सिंगल एक डबल। अब आपका फिर से मन कर रहा होगा कि एक यहाँ लग जाएगा, तो मैं फिर याद दिला दूं ये कौन सा आइटम है? सराउंडिंग। ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी। ये 6 बजे, अब तो डायरेक्ट लगा दूं। यहाँ कितने बचे? 4 2 4 2 6। ये हम सीख चुके। 8 पूरे करने, हर किसी के 8 कैसे पूरे करने, क्योंकि ये कंप्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल है। कैसे पता लगा? क्योंकि हमने लिस्ट बना दी है, ये कंप्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम अगर चार्ज निकालते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 6 नहीं है, 5 ही है। अब नाइट्रोजन के गिनाओगे तो 1 2 3 4 5 5 माइनस 5 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ 6 माइनस 7 इक्वल्स टू -1, इस पर एक चार्ज है। तो यहाँ पर सेंट्रल पर प्लस नहीं है, सराउंडिंग पर माइनस तो है, मगर सेंट्रल पर प्लस नहीं। तो अगर सेंट्रल पर प्लस नहीं है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। ठीक है जी। तो फिर इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ नेगेटिव लगा है ना, पूरी स्ट्रक्चर पर ही एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का नहीं है, ये समझा रहा हूं। ये नाइट्रोजन का नहीं है, बल्कि इस पूरी स्ट्रक्चर पर ही एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा। तो अगर और जानना है कि भाई स्ट्रक्चर पर एक्स्ट्रा कहां से आया, तो यहां से आया। ये पहले कंपाउंड ऐसा था, ये एसिड था HNO2 नाइट्रस एसिड। ये जो H है ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया H+,
बाहर निकल गया, तो O पर एक इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा। समझ आ रहा है? नाइट्रस एसिड था HNO2, और इसमें से तुम्हें याद है एसिड क्या दे देता है, H+, तो ये H+ चला गया है यहाँ से, तो ये O छोड़ गया, तो क्या यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बोलो नहीं, ठीक है जी, 3 हो गए। बना करो, ये अच्छी बात है, तब तुम्हें और ज्यादा याद हो गया, स्ट्रक्चर घर जाकर याद कर लेना। सेकेंड चीज है, जैसे हम NO3 माइनस बनाते हैं, एक और तरीका बताऊंगा इन सभी का, NO3 माइनस बनाते हैं, तो NO3 माइनस बनाएंगे तो नाइट्रोजन टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो 8 या 8 32 32, और इसे अब फास्ट बनाएंगे, ध्यान से देखते रहो। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं हम, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं, 5 6 या 18, एक एक्स्ट्रा है 23 और 1 24, 32 में से 24 क्या कर दो माइनस, कितना बच गया 8, 8 को 2 से डिवाइड कर दो, भाई बोलो नहीं, आवाज मत करो। वैसे भी रिकॉर्डिंग अपने चैनल पर डाल के मैं अनलिस्टेड कर दूंगा, ठीक है, तो तुम देख सकते हो उसे। एन ये दिख रहा है 3, जिसको भेजेंगे वही देख सकता है। 4 मॉडल बताओ कैसे लगाओ, कैसे तो लगाओगे, आसान तो है, जिसे ये टॉपिक आसान लगता है ध्यान रखना, उसे सब कुछ आसान लगेगा चैप्टर, ना लगे तो बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको काफी नंबर पेपर में दिला देगा। इसमें भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो भी सकता है, और ये अच्छा एग्जांपल है, चलो इसे देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं। तो नाइट्रोजन पर अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो 1+ आ रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं 5, फिलहाल कितने हैं, ये प्लस आ गया, इसे पेंडिंग मत छोड़ो। कितने एग्जांपल दे दो चुका हूं मैं, कितने एग्जांपल बना रहा हूं मैं इतनी देर से, कोई ना कोई चीज जो अटक रही हो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, हो मत जाओ ये सब क्या हो रहा है, मेथड को फॉलो करो कि हाँ भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एटम आंसर टोटल, 3 ऑक्सीजन के 1 नाइट्रोजन, इन पर माइनस, दोनों पर माइनस है, लेकिन नाइट्रोजन पर 1+ है। अब यहां तो कंडीशन बन गई है, सेंटर पर प्लस, सराउंडिंग पर माइनस, लेकिन ये ध्यान दे कि दोनों ही बॉन्ड कोऑर्डिनेट है क्या, तो आंसर है नहीं, क्योंकि एक ही प्लस है ना सेंट्रल पर। अगर सेंट्रल पर एक ही प्लस है तो एक ही क्या बनाया गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और साथ में सराउंडिंग पर माइनस, मतलब एक ही पेयर बन गया प्लस माइनस, ये छूट जाएगा, या तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या ये नहीं है, तो ये फालतू इलेक्ट्रॉन है। अगर ध्यान से देखें तो नेगेटिव कभी तो आ रहा है, तो फालतू तो स्ट्रक्चर पर पहले से है, पहले से एक इलेक्ट्रॉन क्या है फालतू, इस पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किसकी वजह से है, नाइट्रोजन, और इस पर जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन इस पर ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा है, समझे या नहीं, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आगे चलो बनाते रहेंगे हम, देखते जाओ, अभी बहुत फास्ट बन जाएंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे N3 माइनस, बहुत ये इंटरनेट पर फेमस रहता है भाई, बच्चे बड़ा इसकी क्वेरी आती है कि N3 माइनस कैसे बनाना है एजाइड आयन, तो देखते हैं हमें इसमें कोई दिक्कत आ रही है या नहीं। तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, एटम है 3, कितना आ गया 20, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 5 दिया 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 एटम है ना, एक एक्स्ट्रा है, ये वाला एक्स्ट्रा 16, 24 माइनस 16, अब ये ऐसे ही दिख जा रहा है 8, 8 को 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो 4 क्या आ गए बॉन्ड। तो पिछली स्ट्रक्चर में पहले मैं एक चीज लिख दूं, जैसे मैंने यहां पर ये लिखा था कि 6 लोन पेयर है, जरा आप काउंट करके देखें 6 है या नहीं, 1 2 3 4 5 और 1 6, दिख गया टोटल 6। तो N3 माइनस को कैसे बनाए, देखो N भाई बोलो नहीं बच्चों, कई टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, तो मैं आज ही, तुम फिक्र मत करो, आज ही इतने टॉपिक में पढ़ा दूंगा, फिर इसमें 4 से 5 क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान देने पर होगा, ध्यान दोगे तो 4 से 5 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। N3 माइनस कितने बॉन्ड पेयर है 4, तो 4 बॉन्ड पेयर है, तो ये बताओ सीधी सी बात है
कि या तो आदमी यहाँ डबल लगाएगा और यहाँ भी क्या लगा देगा, डबल, या कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ सिंगल, ऐसा भी तो सोच सकता है, तो यहाँ सिंगल और यहाँ ट्रिपल, ट्रिपल तक तो चल जाता है। कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा सही है? नहीं, आपको नहीं पता है, आपको दिख रहा है लेफ्ट राइट सेम है, तो ये स्ट्रक्चर, ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर बनाई जा सकती। अब ये याद है, दोनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल। तो रियल क्या है फिर? तो रियल स्ट्रक्चर हम कभी नहीं बना पाते, हम तो ये वो बना रहे हैं स्ट्रक्चर जो रियल जैसी लग रही है। आपको क्या लग रहा है कि हम रियल स्ट्रक्चर बना रहे हैं? इनका नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यानी लुईस एक साइंटिस्ट है और वो आपको रियल मॉलिक्यूल्स के करीब पहुंचा रहा है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है इसकी, समझे मेरी बात? आसान तो है, बल्कि आपको ये दो पॉसिबिलिटी भी समझ में आ गई कि दो तरीके से बन सकते हैं। लोन पेयर लगाते हैं, बड़ा आसान है लोन पेयर लगाना। तो 8 हो गए, इसके कितने पूरे करने हैं? 8, पहले से 8, इसके कितने पूरे करने हैं? 8, बन गया। फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, माइनस 2 माइनस आएगा, इवन इस पर 2 माइनस आएगा, नाइट्रोजन पर प्लस आएगा, इस पर 2 माइनस है और एन पर एक प्लस, दिख रहा है? सेकेंड चीज, यहां पर अगर हम लगाते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, दिख रहा है नहीं? इसके पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। लेकिन आप ऐसा करेंगे घर पे, मुझे पता है 8 है, लेकिन फिर भी इस पर काफी देर तक आप लोन पेयर लगाने की कोशिश करते रहे। इस पे क्यों नहीं आ रहे? 8 है, याद है? तो ये प्रैक्टिस करने से ठीक हो जाएगा। यहां पर भी एक माइनस है और यहां पर भी एक माइनस है। देखो लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, यहां भी एक माइनस है, यहां भी एक माइनस है और यहां एक क्या है? प्लस। फॉर्मल चार्ज है ये, कितनी बार निकाल तो दिया? अबे कम से कम निकाल दिया 85 बार कल से लेके अब तक। क्या है ये? फॉर्मल चार्ज। अब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं इस स्ट्रक्चर में आसानी से बताया जा सकता है। तो आपने जैसे कहा था स्टार्टिंग में कि ये स्ट्रक्चर सही है, तो हाँ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आप इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आसानी से बता सकते हैं। जैसे एक प्लस और एक ही माइनस तो है, तो एक ही पेयर बन पाएगा प्लस माइनस का। तो ये मैंने दोनों में से एक, दो बॉन्ड है ये, दोनों में से एक क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दूसरे वाला क्या है फिर? ये तो एक इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर पर ही क्या है? फालतू, दिख रहा है नहीं? पूरी स्ट्रक्चर पर एक इलेक्ट्रॉन फालतू। दोबारा बोल दो, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया एक्स्ट्रा? ये तो नाइट्रोजन का है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये पूरी स्ट्रक्चर पर ही एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा। एक स्ट्रक्चर है N2, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, इसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर बना देता हूं, जल्दी फटाफट बना दो, लोन पेयर लगाकर। फिर हम रिमेनिंग एग्जांपल्स बनाएंगे, एक दो बनाएंगे बस, रिमेनिंग बनाएंगे। चलिए, हाँ बैटरी बचा रहा है, जैसे चल तो रही है ना? ये ऊपर देखो देखो जरा ध्यान से देखो। मैं निकाल देता हूं, तुम भी निकाल लिया तुमने भी। 8 या 24, 24 कितना है? 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना आ गया? 16। 24 में से 16 क्या कर दोगे अगर? माइनस, तो 8 बचेगा। 8 को 2 से क्या कर दो? डिवाइड, तो कितना बचेगा? 4। तो पहले तुम यहाँ डबल लगा सकते हो और यहाँ सिंगल लगा सकते हो। यहाँ भी क्या लगाओगे? डबल। अब पेयर कितने बचेंगे? ध्यान से सुनना इस स्ट्रक्चर को, ये नीट के एग्जाम में काफी आती है। तुम्हारे एकेडमिक लेवल से तो ये आगे निकल गई है, लेकिन नीट के एग्जाम में काफी आती है। इसमें भी वही चीज है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछता है, इनमें से किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है।
लेकिन जो मेथड मैंने बताया अगर तुम उसे याद रखोगे तो आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। ऐसे कोई स्ट्रक्चर कठिन है तो उसमें भी अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल मैंने लिख दिए, ठीक है जी। N2O, अब ये नाइट्रोजन पर नेगेटिव आ गया, मैं फॉर्मल चार्ज निकालकर फिर एक बार बता दे रहा हूं, आप देखना। सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो 5। अब देखें इसके गिनाने, शेयरिंग में नहीं गिनाने, ऐसा लड़ाई जैसे हो गई ऐसे गिनाने। 1 2 3 4, अब इसमें से एक ही है इसका 5, इसमें से तो एक माइनस आ गया, इसमें कुछ नहीं है, इस पर एक क्या आ गया प्लस। अब इसमें एक स्ट्रक्चर ये भी बनती है, एक तरफ डबल है और एक तरफ सिंगल है, हाँ तो ये भी बनती है, मगर इस ट्रिपल को याद रखना, थोड़ी बहुत चीजें याद भी रखी जाती है। इसको यहां नहीं लगाना है ट्रिपल को, समझे मेरी बात, ऑक्सीजन पर नहीं लगाना। ये 2 केस इसके बनते हैं। हम पेपर में कौन सी बनाए, जो आपकी मर्जी हो आप वो बनाए। इसके 8 हो गए पूरे, इस पर प्लस आ गया और इस पर क्या आ रहा है माइनस। अब अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ क्या है कोऑर्डिनेट दिखा है नहीं, सेंटर पर प्लस नहीं, एन ही है सेंटर। ठीक है, बता दिया सारी चीजें, कुछ रह गए इसमें। हाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये प्लस है और ये माइनस, दिख जाएगा, अभी तक नहीं दिखा। प्लस माइनस, सेंट्रल क्या रूल है सोच लो, सेंट्रल पर प्लस सराउंडिंग पर माइनस, एक प्लस माइनस का पेयर बन जाए तो एक कोऑर्डिनेट। N2O हो गया है। अब हम CO बनाते हैं। देखो पेपर में किताब में CO दिया हुआ है, बोलो नहीं भाई बच्चों, भाई बोलो, किताब में CO दिया हुआ है, CO। अरे सक्षम बेटा मैं बता रहा हूं, देखो CO 8 दूनी 16, ये किताब में दिया हुआ है और काफी लंबा इसका तरीका बताया हुआ है, तो हम इसे छोटा कर देते हैं। कार्बन 4 ऑक्सीजन 6, टोटल 10, तो 16 माइनस 10 टोटल 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 क्या आ गए बॉन्ड। तो इतनी बार क्यों बनाया मैंने, बात थोड़ी क्या मैं बना के, इसीलिए बनाया है कि ज्यादातर चीजें दिख रही है। 3 बॉन्ड लगाने, अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ध्यान रखें इस रूल को, ऑक्टेट कंप्लीट करना लास्ट में मैंने जो बोला, ठीक है जी। हर स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होगा, जब हम आगे बनाएंगे तो आपको लोन पेयर लगाने के लिए ऐसे नहीं सोचना है, इनमें ऐसे सोचना है कि क्या कंप्लीट कर देंगे ऑक्टेट। CO बन गया, तो और क्या बनाया जा, और क्या बना सकते हैं आप बना सकते हैं। मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और बता देता हूं। जैसे आपके पास CH4 NH3 है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम कौन है नाइट्रोजन, और सराउंडिंग कौन है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम अगर सराउंडिंग एटम है तो आपको इन मेथड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है सिंगल बॉन्ड, पता, ठीक है जी। और इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता। और नाइट्रोजन को कितने करने पड़ेंगे आपको 8 पूरे करने पड़ेंगे, तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है। 2 2 4 2 6। तो ये मैंने एक चीज और बता दी है। अब मैं आपको इसमें सेंट्रल एटम बता दूं, तो सेंट्रल एटम के अगर आप देखेंगे तो रूल पढ़ाए जाते हैं, कुछ रूल होते हैं जो सेंट्रल एटम बताते हैं, तो आपको कोई रूल इस्तेमाल नहीं करना सेंट्रल एटम के लिए। मैं आपको 3 बातें बताता हूं, इन सभी में सेंट्रल एटम निकालना बहुत आसान है। देखो अगर नहीं निकलेगा तो हम चेक करेंगे। सेंट्रल एटम के लिए क्या करें, सेंट्रल एटम के लिए क्या करें, सबसे पहले देखें कि जो सिंगल एटम हो, सिंगल एटम जो सिंगल दिख रहा है, अकेला है, जो अकेला है वो मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल एटम होगा। जैसे यहां पर क्लोरीन तो 3 है और फास्फोरस 1 है, फास्फोरस यहां क्या है सेंट्रल एटम, ठीक है जी। सेकंड चीज ये भी याद रखते हैं, कार्बन
ऑलवेज एक्ट एज सेंट्रल एटम। कार्बन हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? सेंट्रल। थर्ड, हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंटर एटम। हाइड्रोजन कभी सेंटर एटम नहीं होगा। हाइड्रोजन कभी सेंट्रल नहीं। तो देखो यहां सेंट्रल पता करते हैं, तो 3 एटम है तो तीनों सिमिलर ही तो है, तो यानी एक सेंटर है, 2 सराउंडिंग। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल एटम आया ना। यहां कौन है जो अकेला दिख जाए? कौन है? नाइट्रोजन। यहां कौन है? कार्बन हमेशा क्या होता है? सेंटर। यहां नाइट्रोजन, यहां फास्फोरस, यहां नाइट्रोजन, यहां कार्बन। 2 कार्बन है, दोनों ही सेंट्रल है। यही मैं स्ट्रक्चर को बना देता हूं। दोनों सेंट्रल को आपस में जोड़ देना है। 2 ऑक्सीजन इस पर लगानी है, 2 इस पर। अब इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप इसको ध्यान रखना। क्या ये उस मेथड से बन जाएगी? जी बिल्कुल बन जाएगी। ये है, तो इसमें दोनों सेंट्रल है। इसमें तो नाइट्रोजन ही है, तीनों एटम्स, तो नाइट्रोजन ही क्या है? सेंट्रल है। बस यही एक केस है जिसमें वो लड़का कह भी रहा था, इसमें थोड़ा अटपटा है। ऑक्सीजन सेंट्रल सा लग रहा है क्योंकि अकेला है, लेकिन नाइट्रोजन ही क्या है? सेंट्रल एटम। ये थोड़ा याद रखना। कार्बन सेंट्रल, और यहां भी कार्बन क्या है? तो देखो बिना कुछ पढ़े ये समझ में आ जा रहा है कि कौन सेंट्रल है, कौन सराउंडिंग। सर ये जो N2 वाला है इसके अंदर कैसे स्ट्रक्चर बनेगा जब M सेंट्रल? ये तो रहा, अभी तो बनाया है। ये 2 पॉसिबिलिटी है, फिर बता दूं मैं कि ये भी बन सकती है। कौन सा बना एग्जाम में आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी बनाए, बस ट्रिपल यहां ना लगाए। ठीक है जी। और अब देखो सेकंड टाइप की स्ट्रक्चर, देखो जल्दी देखो, सेकंड टाइप पे आ जाओ। अब बिल्कुल भी मिस नहीं करना, सेकंड टाइप पर आ जाओ। सुनो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट बहुत ही इजी है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट भाई बच्चों ध्यान दो, कंप्लीट ऑक्टेट निकल गया, क्या आ जाएगा? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, पहले क्या ध्यान रखेंगे आप? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट में कौन से एग्जाम्पल एक्सपेंडेड ऑक्टेट की कैटेगरी में जा रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सबसे पहला भाई बोलेंगे नहीं, PCl5। अच्छा, इसका तुम्हें याद है फास्फोरस का एक भाई होता है आर्सेनिक, ग्रुप में आता है ना फास्फोरस के, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। क्लोरीन का की बहन होती है फ्लोरीन। तो ये किताब में दी है एनसीईआरटी में पीछे, तो लग रही है ना अटपटी सी, पता नहीं कौन सी एलिमेंट है, लेकिन ये सेम स्ट्रक्चर है। फास्फोरस की जगह क्या आ गया? आर्सेनिक। क्लोरीन की जगह, और ये एक ही ग्रुप में से रिलेट करते हैं। दोनों की स्ट्रक्चर क्या होगी? बिल्कुल सेम। SF6 इतना हैक्टिक लो ही मत, तुम्हें स्ट्रक्चर देखा तुमने एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये हमने आसान बनाने के लिए ली है क्लास कि कैसे इसको बताया जाए। तो वैसे नॉर्मली बच्चे क्या कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 99% केसेस में बच्चे इन स्ट्रक्चर्स में अटकते ही रहते हैं, अटकते ही रहेंगे। आप देखना, किसी से भी पूछना आप अपने साथ वालों से, इन स्ट्रक्चर्स में बच्चों को बहुत समस्या है। ठीक है जी, वो आपको दिख ही रहा है कि जब बॉन्ड बना रहे हैं तो उनका वही सोच के बनाने का तरीका नहीं, हम बना सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे BRF5, IF5 या ICL5, बताओ ये दोनों सेम कैटेगरी में है या नहीं? ब्रोमीन की जगह क्या आ गया? आयोडीन। क्लोरीन की जगह एक ही ग्रुप में। तो आपने अभी तक ग्रुप भी याद नहीं किए हैं, तो ये तो बहुत ही खराब बात है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ जी, जो नहीं सीखेगा उसे टाइम अपने आप सिखा देगा, और टाइम के साथ भी जो नहीं सीखेगा तो आपको पता ही है कि अच्छे करियर में कोई तुक्का तो लगता नहीं है, मेहनत लगती है। BRF
ठीक है जी, बोलो नहीं। IF7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी पता है क्या है? ये आगे क्वेश्चंस हैं बॉन्डिंग के, उन क्वेश्चंस जिनके ऊपर क्वेश्चन आएगा उनकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और स्ट्रक्चर अगर आती है तो मैंने बताया, अगर स्ट्रक्चर आती है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हर टॉपिक इजी है अगर स्ट्रक्चर आता है। अब इसमें जिनॉन के भी कंपाउंड है। देखो जिनॉन तो कंपाउंड बनाता ही नहीं था, हेलो नोबल गैस है, लेकिन जिनॉन के भी कंपाउंड। यहां से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो ऑक्टेट रूल शुरुआत में बताया था, हो सकता है कि वो पूरी तरह सही नहीं है, हो सकता है या सही है ही नहीं, तो अभी बताता हूं। स्ट्रक्चर बना लूं बस एक XeO2F। तो ये किसी भी बच्चे को स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये चैप्टर भी ये स्ट्रक्चर आपको बनाना। अच्छा पहचानना ही तो है, ध्यान दो। हमें तो देखकर लिस्ट थोड़ी बतानी है, उसे सोचो, देखकर पहचानना किस कैटेगरी में जाए। तो ये किस में जाएंगे? एक्सपेंडेड ऑक्सीजन। और देखो ध्यान देना बहुत आराम से, इनमें किसी में भी पहले सेंट्रल एटम चेक करो। एक सेंट्रल एटम चेक करो, फास्फोरस, बहुत दिक्कतें आ रही है ना, बहुत परेशानी है, ठीक है जी, काफी दिक्कत आई होगी। तो नहीं तो ऐसा कोई रूल नहीं पड़ता है सेंटर, एक ही ऑप्शन XeO। अच्छा ये भी कह रहा है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है ना कि भाई ये जिनॉन के कंपाउंड है, और मोस्टली में जिनॉन ही क्या है? सेंट्रल है, तो ये जिनॉन ही सेंट्रल है, ठीक है। अब देखो इनमें कोई भी, ध्यान देना, कोई भी सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का नहीं है। सेकंड पीरियड में आने वाले मेंबर हैं, तो ये रिकॉर्डिंग गवाह है कि आप में से किसी को भी सेकंड पीरियड के मेंबर भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन आप करना बहुत कुछ चाहते हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं। देखिए ये चार मेनली है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सेकंड पीरियड में 8 होते हैं, मेन जो है वो 4 है। इन चारों में से कोई भी यहां सेंट्रल नहीं। जब ये 4 सेंट्रल होते हैं, और अगर मैं बोरोन भी हटा दूं, मैं कह रहा हूं ये 3 ही याद रख लेना। जब ये 3 क्या होते हैं? सेंट्रल, तो एग्जाम्पल कंप्लीट ऑक्टेट का ही होगा। अब देखो पीछे, देखो सेंट्रल एटम चेक करो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये भी एक तरीका हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सेंट्रल। बोतल देखना चाहती हो? ये बोतल दिखा दे, तो पानी ले आओ बाहर से। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखो, अरे P ब्लॉक का है तो क्या है? सेकंड पीरियड में तो दोनों ब्लॉक आते हैं, S और P। सेकंड पीरियड होता है जो ऐसे करके चलता है, स्टार्टिंग में S और P। ये 3 एलिमेंट अगर होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल किसका होगा? कंप्लीट ऑफ 99% कंप्लीट ऑक्टेट का होगा, है ना। देखो इन तीनों में से नहीं है एग्जांपल, तो ये एग्जांपल किसमें चले जा रहे हैं? एक्सपेंडेड। क्या करें? घर जाकर फुर्सत में याद करें, स्कूल की तो छुट्टी हो गई है, अब घर जाकर पूरे दिन इस चैप्टर को तैयार करें, पेपर के टाइम पर बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है जी। लो कैसे बनाए इन स्ट्रक्चर्स को? देखो सिंपल से रूल है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। बोलो नहीं भाई, अगर बोलोगे तो क्या फायदा है 3 घंटे की क्लास। एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये पता चल रहा है कि, ईमानदारी से बताना, आप सभी ने ये सोचा था, मोस्टली बच्चों ने ये सोचा था कि 11th में 10th की तरह हम लिखकर रखेंगे तैयार और पेपर के टाइम पर जोड़ लगाकर याद कर लेंगे। तो यहाँ आप ध्यान से देखें, याद नहीं करना है कुछ भी, यहाँ पर हमको समझना है, टॉपिक समझना है, लिखने का कुछ नहीं है, मैंने लिखा भी कुछ नहीं है। देखो
फालतू की बात है, स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती, दुनिया भर की चीजें लिखी हुई हैं। अब वो चीजें हम किसी दिन पढ़ेंगे तब बनाएंगे स्ट्रक्चर, वो पेपर के टाइम पर आएगी वो दिन जब हम पढ़ेंगे। उस समय इतने सारे चैप्टर्स होंगे, इतना हैक्टिक होगा कि हमसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। और जब हमसे पढ़ा नहीं जाएगा तो हम कहेंगे आराम से कि हमें अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है जी। तो यही मोस्टली बच्चे गलती करते हैं और इसीलिए उन्हें साइंस साइड समझ नहीं आती। समझे? और थोड़ा थोड़ा समझ लो, ये भी नहीं कह रहा मैं तो ज्यादा। एक्सपेंडेड ऑक्टेट बनाओ, जल्दी बनाएंगे। कितना टाइम हो रहा है बताओ जरा? 10 बज रहे हैं। क्या बनाएंगे? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। चलो, अरे भाई आवाज आ रही है, सरफ नहीं आ रही रिकॉर्डिंग। देखो एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जैसे मैंने PCL 5 नहीं, पहले इसके कुछ रूल लिख लो। रूल कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा आसान हो जाता है अगर हम लिख लें। जैसे पहली चीज याद है, हेलोजन्स अगर सराउंडिंग एटम्स है, हेलोजन अगर सराउंडिंग एटम है, हेलोजन क्या है? हेलोजन लाइट नहीं, बोलना जरा हेलोजन्स क्या बोलना? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेनली 4 है। होता था एस्टे टाइम में, वो नहीं आता। अगर इनमें से कोई भी क्या है? सराउंडिंग एटम है, तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड लगाए भाई, बिल्कुल भी मत बोलो। तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाए। तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जब तुम लीड लगाओगे तो ये फैन की आवाज बहुत खराब आएगी। हेलोजन्स अगर चुप बैठो बस बिल्कुल, जैसे स्कूल से तो बचा ही लिया तुम्हें, कम से कम 9 से ज्यादा टाइम लगता है। तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होना है, ठीक है? टेंशन में अपने आप को आने ही मत दो। टेंशन में आओगे ही आप तभी जब अपने रास्ते से भटक जाओ। वो आदमी हमेशा टेंशन में आएगा, अपने रास्ते से भटक गया। पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई ठीक से नहीं करेगा, कहीं मन नहीं लगेगा उसे, कहीं ना घूमने में, ना फील्ड में, ना स्कूल में, कहीं कभी कुछ नहीं रहेगा वो। अगर वो बच्चा अपने उस चीज पर ध्यान नहीं देगा जो वो कर रहा है। अगर आपने टॉपिक समझे, चैप्टर समझे, पता है तुम्हें एक चैप्टर समझ में जब आ जाता है तो बच्चे को काफी चैप्टर समझने की हिम्मत आती है। देखो तो पता लग जाता है अच्छा ये वाला मैंने समझ लिया, इसी तरीके से पढ़ना था, अब हो रहे हैं कुछ। आप एक सिंगल चैप्टर ऐसा नहीं बना रहे हैं जो आपको पूरी तरह आता है। और बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कोचिंग भरे पड़े हैं हजारों बच्चों से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। रोज टेस्ट हो रहे हैं उनके, हर संडे टेस्ट हो रहा है, हर संडे लिस्ट आ रही है, और आप वो भी नहीं कर रहे हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है। हेलोजन्स अगर सराउंडिंग एटम है तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो हमेशा क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन सिंपल लिख देता हूं बिल्कुल। इन स्ट्रक्चर्स में जो पीछे दिए, हमेशा का कोई रूल नहीं है, जो पीछे दिए स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन इन स्ट्रक्चर्स में ऑलवेज डबल बॉन्ड, ऑलवेज डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल। अब देखो ध्यान से एक चीज सुनना, यहां से गड़बड़ होगी स्ट्रक्चर में। अब ये तो बना लेंगे आप, सेंट्रल पर जाना और सेंट्रल पर चेक करना पड़ेगा आपको कि लोन पेयर आएंगे या नहीं, करना पड़ता है ना। तो देखो लोन पेयर लगाने का इसमें वो तरीका नहीं है कि 8 पूरे करने हैं, क्योंकि ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं। एक्सपेंडेड का मतलब स्ट्रक्चर बनाकर समझ आएगा। तो 8 पूरे करने मत लग जाना। सोचो 8 तो तब पूरे करते हैं जब क्या होता है एग्जाम्पल, कंप्लीट ऑक्टेट। तो 8 नहीं पूरे करते, बल्कि क्या करना है,
के सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें। पहले तो काउंट कर लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो 6 है, 5 है, 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें। और जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल ने शेयर किए हैं उनमें से माइनस कर दें रिमेनिंग्स को लोन पेयर की तरह लगा। है ना। अब देखो ये कितना बड़ा है, अब इसको पढ़ेंगे समझेंगे। अब देखो ना, अप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं है। अब अप्लाई वाले पर ध्यान नहीं देके आप इस लिखे हुए पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप देखना अप्लाई करते हैं इसे तो कुछ भी नहीं है। देखो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब PCl5, ये फास्फोरस है, ठीक है। और कितने हैलोजन है इस पर? 5 है। पहले 5 को अपने हिसाब से लगा लें, जैसे आपसे लगे। जैसे मेरे को तो पता है कि कैसे लगेंगे तो मैंने लगा दिया। आप अभी ये टेंशन मत लेना कैसे लगेंगे, जैसे मर्जी लगा दें। याद रखना इन्हें आपस में नहीं जोड़ना, ठीक है जी। सराउंडिंग को सेट कर। देखो एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, सिंगल बॉन्ड बनाने हैं बस, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना। समझ आया नहीं? मत तो गई। अब सुनो, इसमें मेन बात क्या है? सिंगल बॉन्ड तो कोई भी लगा देगा। हम 6 क्लास के बच्चे से इनाम ये कहते हैं कि भाई सीधी लाइन खींचनी है तो खींच देगा। सराउंडिंग के तो हमेशा 8 ही करने हैं। सराउंडिंग के हमेशा सराउंडिंग पर वही तरीका लगाना है। हो गया 8 सराउंडिंग के। यही मेन बात है इसमें जो डिफरेंट है पीछे से। उसमें भी सराउंडिंग के कितने पूरे करते थे? 8। यानी ये तो सिमिलर है, यहां अंतर है। अब यहां 8 पूरे नहीं करने हैं। ध्यान से देखो, शेयरिंग के मिला लो तो फास्फोरस के 10 हो गए हैं। शेयरिंग वाले मिला लो तो फास्फोरस के 10 हो गए। तो फास्फोरस 10 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल है, यानी लास्ट शेल में फास्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 नहीं। तो ये क्या है? 8 से ज्यादा वाला एग्जांपल। सेंट्रल एटम पर 8 से, तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। समझे मेरी बात? क्यों नहीं कर रहा है? अरे रूल ही तो है। कुछ साइंटिस्टों की प्रिडिक्शन थी, मैं तुम्हें क्या बताता हूं, प्रिडिक्शन है, कोई रियलिटी नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं लास्ट शेल में। हर मॉलिक्यूल लास्ट शेल में 8 करता है ऐसा नहीं है। तभी तो चैप्टर आगे चलेगा, नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है। यहां तक तो फिर तो छोटा हो जाता है चैप्टर। 8 पूरे करने हैं, बनाए चले जाओ 8। अब चैप्टर बढ़ेगा आगे कि 10 पूरे करने हैं, 12, कोई 12 पूरे कर रहा है, किसी में 14 हो जा रहे हैं। तो ये क्या चक्कर है? 10 इलेक्ट्रॉन, इसे ही कहते हैं एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब क्या? सिकुड़ना। एक्सपेंडेड का मतलब क्या हो गया? सिकुड़ गया। 8 से सिकुड़ के 10 हो गया। आ रहा है समझ में? बताओ एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना या फैल जाना? चलो, अब अपने आप आया नहीं आया तुम्हारे समझ में? समझाना तो नहीं आता। एक्सपेंडेड में कितने? 10। तो एक्सपेंडेड का मतलब 8 से ज्यादा, फैल जाना। समझ गए? अब फास्फोरस पर कितने लगाएंगे तो देख लो। फास्फोरस लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको खुद निकालना है। मैंने समझा दिया अच्छी तरह। ग्रुप 15 में आता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। या फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, K में 2, L में 8, M में 5, है ना। 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट शेल में 5 है। 5 के 5 क्या कर दिए? शेयर। चेक करो, 5 के 5 क्या कर दिए? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और शेयर भी कितने की है? 5। एक बार लिख देता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के 5 है और शेयर भी कितने की है? शेयर्ड पेयर नहीं है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
5 कोई इलेक्ट्रॉन फास्फोरस पर अब बचेगा नहीं। तरीका अलग है इसका या नहीं? पिछले वाले में क्या करते थे? 8 पूरे करते, इसमें 8 भी देखने हैं, जितने हो जा रहे हैं होने देना है, बस ये देखना है कि फास्फोरस ने कितने शेयर किए हैं तो कितने बचने चाहिए। आगे अप्लाई होते होते आ जाएगा, लेकिन भूलना मत। SF4 देखो, बिल्कुल बोलो नहीं, शांत रहो। SF4 सबसे पहले हमने ये देखा कि SF4 में ये तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है, ये देखा हमने। जैसे हमने देखा, ये तो सर ने दूसरी बार बोर्ड पे लिखा था, जो दूसरी लिस्ट है उसका एग्जांपल है। फटाफट हमने 4 फ्लोरीन लगाए, ये 4 मैंने फ्लोरीन लगाए, और देखो रूल क्या है, सिंगल बॉन्ड से चारों तरफ क्या लगा देना है, सिंगल बॉन्ड। फिर क्या रूल है कि भैया ऑक्टेट पूरा करना है सराउंडिंग का ऑक्टेट, यहाँ सराउंडिंग का ऑक्टेट। सल्फर का बताओ क्या करना है, सोचो, अभी सिखा दिया है, इतने भी नादान नहीं हो कि पता ही नहीं है। सल्फर के लास्ट शेल में 6 होते हैं, नहीं अभी समझाया था मैंने, 8 का कुछ नहीं लेना देना है। सल्फर के लास्ट शेल में कितने होते हैं, कितने शेयर किए, 4। शेयरिंग के बाद कितने हो गए ये नहीं कह रहा मैं, सल्फर ने कितने, 1 यहाँ शेयर किया, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो लास्ट 6 में से 4 शेयर कर दिए तो कितने बचे, 2। ये मेन बात है, ये नहीं निकलेगा तो स्ट्रक्चर नहीं मानी जाएगी, आप सोचेंगे ना लगाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल पर कितने लोन पेयर है, ठीक है? क्या सेंट्रल, दोबारा बताओ, क्या सेंट्रल के 8 पूरे करने हैं क्या? नहीं, पिछले वाले में करने थे, वहां पर तो आपको ये देखना है, वहां पर तो ऐसे देखते थे हम, सेंट्रल के 2, 2, 4, 2, 6, तो 8 हो गए, अब नहीं लगाना है ना। यहां देखना है सेंट्रल ने 1, 2, 3, 4 शेयर किए, होते कितने लास्ट शेल में, 6, तो कितने बचे, 2। अप्लाई करते करते याद हो जाएगा, लेकिन अभी याद कर लो, अच्छी बात है। SF6 देखो, सल्फर, अरे फ्लोरीन, 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 एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब देखना ध्यान से, सारे बॉन्ड सिंगल। जब तुम्हें सिंगल ही बनाना है तो फिर तो तय है कि 6 ही बचेंगे सबके, इसमें क्या सोचना है, 6 ही बचेंगे। अब आप कहेंगे कि अबे आप फिर से 8 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, मैंने आपको समझाया कि सराउंडिंग में तो हमेशा ही कितने पूरे करने हैं, 8। सेंट्रल में देखना है, सल्फर कितने लेकर आता है लास्ट शेल में, 6। कितने शेयर कर रखे हैं, 1 यहाँ, 6। सुन लो, शेयरिंग के बाद 2 हो गए, लेकिन अगर हम बात करें कि सल्फर ने कितने शेयर किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ नहीं बचा। समझे मेरी बात? नेक्स्ट एग्जांपल बोलेंगे नहीं बच्चे, 3 एग्जांपल हम एक साथ बनाएंगे। ICl3 एक आया था इसी में ही, BrCl3 एक आया था इसमें, BrCl5। तो Br सेंटर एटम है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं इन स्ट्रक्चर्स को बनाए, बनाओ। सात, कितने शेयर कर दिए, 3। अब हम सराउंडिंग पे इलेक्ट्रॉन लगाकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें पता लग गया है कैसे लगाए जाते हैं। अब ये देखो, ठीक है, 4 बचे। BrCl3 3 सिंगल, ब्रोमीन, सुनो ध्यान से एक बार, ब्रोमीन लास्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 में से 3 शेयर कर दिए हैं, तो बचे कितने, 4। सब में ये तरीका ना लगाएं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट में लगाना। BrCl5 ब्रोमीन में कितने शेयर कर दिए, 5 है जी, ऊपर होंगे देखो, तो नहीं है। Br पर कितने होते हैं लास्ट शेल में, 7।
अब आपको समझ आ रहा है लास्ट शेल में 7 याद होना कितना जरूरी है। लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना जरूरी है। आप में से हर किसी का ये सपना है कि भाई हम एक दिन कॉलेज में होंगे और फिर वहां अलग लाइफ होगी, अलग ही वहां दुनिया होगी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि कॉलेज में यहाँ तो फिर भी आपको पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन कॉलेज में आपको वही डिपेंड रहना पड़ेगा जो प्रोफेसर वहां होते हैं। और जाहिर सी बात है कि उतना टाइम प्रोफेसर पर होता नहीं है कि हर बच्चे पर वो ध्यान दे सके। खुद ही सोचो जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है तो आप कितनी मदद ले पाते हैं स्कूल में। तो यही बात ध्यान रखो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही औंधे होंगे अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है। वहीं पर आपको कॉलेज में भी मजा आना बंद हो जाएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आयोडीन पर कुछ नहीं बचेगा भाई, क्योंकि आयोडीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बार सोच लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। क्या ऑक्टेट रूल हर मॉलिक्यूल में अप्लाई होता है? क्या ऑक्टेट रूल हर मॉलिक्यूल में अप्लाई होता है? यहां दिख रहा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हम ऐसे बना रहे हैं जिसमें, अब यहां आयोडीन को देखें तो शेयरिंग के बाद, शेयरिंग से पहले तो 7 थे, शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 14। तो क्या ये 8 है? नहीं। तो हर मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। समझे मेरी बात? नहीं करता है। तो ऑक्टेट रूल में क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है, उसकी लिमिटेशंस है, कमियां, सीमाएं हैं। हर जगह वो अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये बात सच है कि हाँ भाई 8 होने में कुछ तो खासियत है, क्योंकि बहुत सारे एटम ऐसे हैं जो कितने कंप्लीट कर रहे हैं अभी भी? 8। सराउंडिंग तो अभी भी कितने कंप्लीट कर रहा है? 8। लेकिन ये नहीं है कि 8 ही होने चाहिए इसीलिए एटम क्या बनाएगा? बॉन्ड। ऐसा कोई रूल नहीं। एक्सपेंडेड ऑक्टेट IF जिनॉन के कंपाउंड एक साथ बनाते हैं, थोड़ा टाइम बचेगा। पहला कंपाउंड है HCF2। बोलेंगे नहीं भाई बच्चों, बोर्ड पर ध्यान दो, अगर आपको बनाना था तो उसी 2 मिनट में बनाना था, नहीं बन पाया है तो अब यहां पहले इन 3 से निपट लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चिल्ला के बोल दे रहा हूं, ध्यान रखना, पेपर में आ जाएगा। ठीक है, HCF2 XE लिखा, 2 फ्लोरीन लगाया, जिनॉन के लास्ट शेल में 8 होते हैं, 2 शेयर किए, 6 बचे। जल्दी जल्दी बना दे रहा हूं। 4 फ्लोरीन लगाए, ये देखो कितने अच्छे हैं। अब आप ये भी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे सिंगल बॉन्ड वाले, इलेक्ट्रॉन का हिसाब नहीं रख रहे हैं, तो फिर आप बुद्धू हैं और कुछ नहीं। तो ये बुद्धू वर्ड फिर आप ही के लिए बना है। ये आपके नीट के एग्जाम में 2023 में आया, मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। क्या क्वेश्चन आया था मैं आपको बताता हूँ। ये ध्यान रखना, नीट का एग्जाम आपको जेईई मेंस से कठिन पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाँ, जेईई मेंस से कठिन पड़ेगा। जेईई मेंस में तो आपने इनफ 1 साल अगर मेहनत कर ली, 1 साल 11 पहले 12th में कर लो, अगर 12th में ना हो पाए बाई चांस तो फिर 12th के बाद 1 साल लगा दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। नीट में तो मैंने ऐसा देखा है कि बहुत अच्छे नंबर भी टेस्ट में लाने के बाद बच्चों के बहुत खराब रिजल्ट आते हैं, क्योंकि नीट में क्वेश्चन बहुत जा रहा है 180। सोचो 180 क्वेश्चन कोई करने के दिए, ABCD के ही देते तो बिंदु लगाने में, मार्क करने में कितनी जगह गलती हो सकती है। 180 में मार्क, पहले तो आंसर ढूंढो, फिर आंसर ठीक मार्क भी करना है, ये भी ध्यान रखना। तुम्हें मैं 180 पॉइंट मार्क करने के लिए दे दूं तो 5-6 ऐसे कर दोगे तुम उसमें भी कि लिखा बी था लेकिन मार्क कर दिया सी। दिमाग में सी बी चल रहा है, दिमाग में तो बी ही है कि मैं बी मार्क कर रहा हूं, लेकिन वो मार्क सी रहा है। ये होता है नीट के एग्जाम में। तो नीट का एग्जाम टफ होता है, इसके मुकाबले टफ नहीं होता, उसमें क्वेश्चन ज्यादा होता है। और अब तो टफ वाले फेज में चल रहा है, इजी वाले फेज में था जब तक, अब तो टफ में आ गया। टफ वाला फेज चल रहा है उसका, तो अभी काफी सालों तक टफ आता रहेगा। HCO3, अरे ध्यान दो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, अब कहीं भी ऑक्सीजन आए, कहीं भी
पिछले वाले एग्जांपल में भी आए तो कुछ मत सोचना, डबल बॉन्ड से लगा देना, है ना। वहां भी ऐसे ही करना, सुना तो था थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन डबल से लगा देना। सिर्फ इन एग्जांपल्स में क्या करना है, ऑक्सीजन किससे लगाना है, वहां पर देखना है सिंगल आएगा डबल आएगा, वो अपने आप आ जाएगा। तो इन एग्जांपल्स में क्या करेंगे, XeO3, ये है XeO3, डबल से लगाओगे ना ऑक्सीजन, ये डबल से लगाया, जिनोन ने कितने शेयर कर दिए यार, यहाँ है 6, होते कितने लास्ट शेल में 8, पूरे कर दो 8, 6 2 बचे ना, ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहे हो तुम, यहाँ जितने बच रहे हैं हो जा रहे हैं, होने दे रहे हो। यहाँ पर तो ऑक्टेट ही पूरा करना है, सराउंडिंग में ऑक्टेट पूरा करना है, भूल जा रहे हो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इतनी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। XeO2F2 रुक के आएगा, ये आपको समझ में, रुक के घर पर Xe वैसे आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं। फ्लोरीन सिंगल से, यहां ध्यान दो, बोर्ड पर अपना मत बनाओ, ऑक्सीजन डबल से, यहां ध्यान दो मेरे साथ साथ। जिनोन से फ्लोरीन सिंगल से, ऑक्सीजन डबल से, जिनोन ने कितने शेयर कर दिए जल्दी बताया करो, काउंट कर दिया 6, कितने होते हैं जिनोन के लास्ट शेल में 8, कितने बचे। यहां हम ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं नहीं, सेंट्रल पर हम ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं कर रहे, सराउंडिंग पर तो कर रहे हैं। यानी एक तरीके से ये सेंट्रल क्या कर दे रहा है, इन सराउंडिंग्स को ऑक्टेट कंप्लीट करा दे रहा है और अपना बलिदान दे रहा है कि हमारे जितने हो जाए, हमारी चिंता मत करो, तुम सब अपना अपना क्या कंप्लीट कर लो, ऑक्टेट, समझे, ऐसा ही है। ये बनाएंगे जरा XeOF4, ये लास्ट हो गया बस खत्म। जिनोन, अब देखना आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि जब ये मॉलिक्यूल्स आएंगे तो आप में मोस्टली बच्चों की ये तैयारी नहीं होगी कि इसे एट ए टाइम पहचान लें, तो मैं बस ये कहूंगा कि भाई ये मैंने एक्सपेंडेड ऑक्टेट में पढ़ा है, ठीक है जी, और इन्हें ऐसे बनाया जाता है, मैं याद दिलाऊंगा तो आपको याद आना चाहिए, ठीक है जी। ये हो गए दो, कौन कौन से, कंप्लीट ऑक्टेट एंड एक्सपेंडेड ऑक्टेट। आगे चलते हैं बिना सोचे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बहुत शॉर्ट है, ये छोटा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या होगा, सेंट्रल एटम पर, फिर से सुनो, कौन से एटम पर, सेंट्रल एटम पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 8 से कम इलेक्ट्रॉन, किस पर, 8 से कम, 8 से कम किस पर, सराउंडिंग पर अभी भी कितने होंगे 8 ही। सेंट्रल एटम है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। भाई याद रखना, फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन वाली क्लास पहली मैं लंबी लूंगा, एंड में ही हो पाएगी वो सितंबर के, तो पहली क्लास में लंबी लूंगा, ध्यान रखना। तो आपको उस टाइम पर आना पड़ेगा जिस टाइम पर भी बुलाया जाए। इवनिंग में पहले से बैच होते हैं, इवनिंग कहना तो आसान है लेकिन मैं इवनिंग में नहीं आ सकता, इवनिंग में मेरा भी बैच है, 3 बजे से 9 बजे तक बैच है, 7:30 बजे तो क्लास मेरी तिमारपुर में, अब तुम सब लोग 7:30 बजे मैं पहुंचूंगा, 9:30 तक भी हो सकती है, तो इवनिंग की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, सैटरडे संडे में तो बिल्कुल नहीं है, मॉर्निंग में हो सकता है। इवनिंग में अगर क्लास होगी तो किसी की क्लास मुझे छोड़नी पड़ेगी, तो आपको एक आध दिन ऐसे एडजस्ट करके निकालना पड़ेगा, सभी करते हैं, सभी जगह ऐसा होता है। सेंट्रल एटम है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, सेंटर में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। एग्जांपल, बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, बस 3 आदमी। देखो बेरिलियम BeCl2 लगाया, BeF2 लगाया, वेरी इजी है, BH2 लगाया, ध्यान से सुनो, 3 हो गए, क्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन। बोरोन ले लेना, BeCl3, बोर्ड पर ध्यान दो भाई पूरी तरह, BF3 BH3, क्लोरीन लगाया हाइड्रोजन लगाया, बात खत्म। एल्यूमिनियम AlCl3 AlF3, हाइड्रोजन मत लगा, AlF3। ये एग्जांपल पहचानना ही तो है। बेरिलियम बोरोन जैसी आए सेंटर एटम के तौर पर, इसमें चला जाएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आज घर जाकर स्ट्रक्चर बिल्कुल याद कर लेना, समझ लो एक चौथा चैप्टर आपका
पेपर अगर 100 का है तो 20 नंबर का होगा, 1/4 पार्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा है 4th चैप्टर, तो 20 तो आएंगे, 20 बगल वाला लाएगा पीछे वाला, इससे कह देना तू 3rd पढ़ याद, 4th पढ़ याद क्यों, दोनों मिलाकर 40, एक क्वेश्चन गलत 33 होगा, ठीक है पास। भाई नकल के भी तो लगाओगे 10-12 नंबर या नहीं लगाओगे? हम तो नकल के भी जोड़ के आते थे, 50 का तैयार हो गया, 10 नकल 15 गलत 35, हाँ 35-45। कैसे बनाएंगे? बस 2 ही 3 स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा मैं। BCl2, देखो BCl2 देखा, देखते ही हमने क्या कहा, अरे पहचान लिया ये तो क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे ही पहचाना, हैलोजन कैसे लगाओगे? सिंगल बॉन्ड से। क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के कितने होते हैं? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। तो कोई तरीका भी तो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने का, देखकर तो तरीका है, उस पर खोज चल रही है, 2-4 साल रुके, आएगा, ठीक है जी। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शब्द, दोनों क्या हो गए? बचे कितने? 4 बचे या 0? इनमें से कोई भी एक बनवा लो, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, कोई सा भी AlF3, 3 क्लोरीन लगाए, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में आता है भाई। अब इन्हें समझाओ भाई, इसमें आवाज आ रही है। AlF3, देखो टाइम निकल सा गया, बस 1.5 घंटा रहता है। AlF3 और एल्यूमिनियम, पहले तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में आता है, लास्ट शेल में 3 है, कुछ भी नहीं बचेगा इनमें, लोन पेयर बचेगा ही नहीं, मतलब हम ये सोच ही बेकार रहे हैं, किसी में भी लोन पेयर बचना ही नहीं, बस 2 सिंगल लाइन खींची, काम खत्म। तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से तो ये इजीएस्ट टॉपिक है एक तरीके। जिस फर्स्ट चैप्टर को बच्चे फर्स्ट चैप्टर की तरह लेते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो सबसे टफ है, आपको पता है, वो सबसे टफ चैप्टर है। जब हमने जेईई मेंस की तैयारी करना शुरू किया था, तो मैंने बच्चों से ये कहा था कि फिलहाल किसी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर के मैं कर तो दूंगा, लेकिन आपको बहुत टफ लगेगा, तो फर्स्ट चैप्टर के उतने ही क्वेश्चन करें जिन पे मैं मार्क करूं, ऐसा मैंने कहा। तो बच्चों ने सोचा कि शायद कुछ कमी है, हो सकता है कि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पूरे हो जाएं, यहीं पे नहीं हो रहे हैं शायद। मैंने उनसे कहा भाई सेकंड से हो जाएंगे, सेकंड से होने लगे, उन्हें समझ में आ गया। अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि फर्स्ट चैप्टर में क्या दिक्कत है। फर्स्ट चैप्टर में आईआईटी के क्वेश्चन करने के लिए रेडॉक्स चैप्टर कंपलसरी है, 7th हो गया, तो उसका 7th हो गया, कंपलसरी है। अब आप 10th वाले फेज में इतना सोच नहीं पाते हैं कि एक को पढ़ने के लिए दूसरा क्यों कंपलसरी है, तो रेडॉक्स पढ़ना कंपलसरी है आईआईटी के लिए, नीट के लिए नहीं, नीट के लिए फर्स्ट हो जाता है। तो फर्स्ट को भी हमने बना रखा है ऐसा कि आप अच्छे लेवल पर उसको समझ सकते हैं, बस थोड़ी रिएक्शंस याद करनी पड़ती है, वो रिएक्शंस लिखने के भी तरीके बना रखे हैं, उसके लिए सुनना पड़ता है। बना देंगे ये सारी, और बना लो, कोई सी भी एक और छाट लो, सारी सिंगल बॉन्ड से। देखो अब एक बच्चा सोच रहा है ये वाली बना के ही नहीं गए यार, क्या बनाना है इसमें, लोन पेयर मैंने कहा इसमें चेक ही नहीं करने, लेकिन ये बात तब आसान है जब हमें पता लगे किस कैटेगरी में जा। समझ लो चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा अगर आपने से आगे। साइन कैसा, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। अगर आए तो तुम चेक कर लेना ना, तुम्हें सारी थोड़ी बनानी होंगी पेपर में, 1-2 ही तो आएंगी, तो तुम चेक करके निकाल लेना नेगेटिव आएगा कि नहीं। जैसे 1 किलो फ्लोरीन है, लास्ट शेल में कितने होते हैं? 7, यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6, एक इसमें भी शेयर किया, 7 0 हो गए, फॉर्मल चार्ज। एल्यूमिनियम लास्ट शेल में कितने होते हैं? 3 ही शेयर, 3 - 3 कितने हुए? 0, है ना। और बना दो, ये बना दो BCl, तो कोई भी अंतर नहीं आएगा।
फॉर्मल चार्ज वगैरह इसमें जीरो आएगा। हर एटम पर फॉर्मल चार्ज, अरे बच्चों हर एटम पर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? यहाँ पे तो बैरियम करवा रहे हैं। नहीं, कोई चार्ज नहीं आएगा। कहाँ इस पे निकालू? देखो सुन लो, क्लोरीन लास्ट शेल में कितने होते हैं? 7। क्लोरीन क्लोरीन के गिनवाने 1 2 3 4 5 इसमें तो 6 जीरो है। जीरो आ गया। बैरियम निकालते हैं। बैरियम लास्ट शेल में एक यहाँ शेयर किया है, यहाँ सब है ऐसा। सब में देखो खत्म, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल है, पहले उन्हें समझना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, दोनों एग्जाम्पल सीधा याद करते हैं, सीधा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है ये भी। भाई तुम्हारी आवाज नहीं बंद हो रही है, कंटिन्यूअसली आ रही है। थोड़ी थोड़ी जो बहुत धीमे धीमे बात कर रहा हूँ उसी की कह रहा हूँ मैं, वो भी नहीं आनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम ये सुन ही नहीं रहे हो कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या सर अब कहना चाह रहे हैं। जबकि अब हम उस स्टेज में एंटर करेंगे जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एप्लीकेशन आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में एक और भी एग्जाम्पल होता है जिसे कहते हैं ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है जी। आपने किताब पढ़ी नहीं है, मैंने पढ़ी है और मैंने क्वेश्चन भी देखे हैं, तो मैंने आपसे कहा ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके लिए आपको कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये 3 ही तो एग्जाम्पल है, 3 ही एग्जाम्पल है। NO2 इवन देखो, अगर एग्जाम्पल भी याद करने हैं तो बस तुम्हें याद रहना चाहिए NO याद है तो बस एक O और बढ़ा दो, NO2 माइनस मत लगा देना, वरना तो ये कंप्लीट ऑक्टेट बन जाएगा। ये लो, माइनस मत लगा देना, कुछ भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें इसके नाइट्रोजन के सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। इन नाइट्रोजन के कितने पूरे करने हैं? 7। यार तुम अपना नहीं बताओ, बोर्ड पर देखो जो मैं कह रहा हूं। तुम्हारी आवाज क्यों आ रही है ना? नाइट्रोजन के कितने पूरे करने हैं इलेक्ट्रॉन? 7। क्या लिखा है यहाँ? ओड का मतलब कोई ओड नंबर आएगा। और देखो 8 से 7 भी तो क्या होता है? 8 से कम ही होता है, तो 7 आ गया। 8 से कम है ना, तो 8 से कम वाले को क्या कहेंगे? अगर ये इनकम्प्लीट में क्या आने लग रहा है? ओड नंबर। हमेशा इवन आ रहा था, अब तक सब पे इवन आ रहा है, ओड आ रहा है। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल है जो एग्जाम में बहुत ही कम आता है, ClO2। टोटल 3 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल। कैसे बनाने हैं याद रखना है आपको। इनमें आपको ये याद रखना, मतलब याद रखने से ही, अब तुम जाहिर सी बात है मैंने इतनी बार बनाए हैं तो मैं कह रहा हूं कि याद रखने से ही ये ज्यादा जल्दी बनेगा। हाँ देखो, डबल बॉन्ड आएगा, उसकी याद रखना। या एक तरीका याद रखना कि भाई ऑक्सीजन है तो क्या लगाना है? डबल बॉन्ड। लेकिन तुमने फिर ये शुरू में क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला, यहाँ कैसा है? सिंगल है, ठीक है जी, इसलिए नहीं बोला। एक डबल है और एक सिंगल है ऑक्सीजन। अगर आप यहाँ डबल लगाते तो नाइट्रोजन के 8 पूरे हो जाएंगे, और ये क्या लिखा है? 7। ऐसे भी याद दिला सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ सिंगल है, ClO2 दोनों डबल है। अब आप क्या करेंगे इसके बाद? यानी एक बॉन्ड सिंगल है, अगर आप ध्यान दें एक बॉन्ड सिंगल है, बाकी सब क्या है? डबल है। ये भी तो आसानी है। अब देखो दोबारा से देखो, चलो मान लो एक बार हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया, अब बताओ N और O के बीच में कैसा बॉन्ड? डबल। अभी बताया देखो, एक ही बार ऑब्जर्व करने से याद रह जाता है। एक जगह क्या है? इसमें दोनों जगह क्या है? अगर ऐसा याद रह जाए, 3 ही एग्जाम्पल है, अगर ऐसा एग्जाम याद रह जाए तो उसके बाद क्या करना है? नाइट्रोजन के लास्ट 7 पूरे करने हैं, याद रखना। नाइट्रोजन के कितने पूरे करने हैं? क्यों पूरे करें 7? भाई ये मॉलिक्यूल होता ही ऐसा है ना, मतलब हमने देखा ही ऐसा है कि NO एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम पर कितने हैं? 7।
नाइट्रोजन के कितने पूरे करने हैं? 7। कितने पूरे हो गए? 2 2 4 2 शेयरिंग के बाद गिनते हैं ना, तो ये लेकिन कभी भी मैं कभी सिंगल गिनने लगता हूँ, कभी डबल, ऐसा लग रहा है आपको। फॉर्मल चार्ट जब मैं निकालता हूँ तो एक गिनता हूँ बॉन्ड में, हम बाकी सभी जगह क्या गिनता हूँ? डबल। हाँ ये वाला, ये वाला क्या चीज समझा इसमें? समझने का तुम ये समझना चाहते हो कि नहीं वो सिंगल डबल को नहीं, एक में सिंगल लगा। हाँ, अगर डबल लगाओगे उसमें तो कम आएंगे ना। तो 8 पूरे नहीं हो जाएंगे, या 8 पूरे हो जाएंगे। उधर भी तो हाँ, तो ये नहीं बनाता ना ऐसा बॉन्ड, 7 चाहिए, 7 से कम चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन ही ये कंप्लीट करता है। तो हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो ये क्यों नहीं बन, जब बनाता ही नहीं है तो हमें वो बात ही नहीं है ना। फिर ये स्ट्रक्चर जैसी होती है वैसी बनाते हैं, ऐसी होती है। इसके 8 पूरे हो गए, इसके भी कितने पूरे हो गए? 8। नाइट्रोजन के 7 पूरे करने हैं, कितने हो गए? 2 4 2 6 और 1 7। और देखो यहाँ लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप में से कई बच्चे इस पर ध्यान नहीं देंगे, जरा सी बात है। बल्कि ये बिंदी तो लगा दें, इसमें बिंदी के साथ गजरे के, इसमें भी गजरे हैं। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। शेयर कितने किए हैं क्लोरीन ने इसमें? कितने बच गए? देखा, तो ओड में बचे, गिनती ओड आएगी। यस सर। 3 एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बस लास्ट रहता है। इसके बाद आप क्या करेंगे? सुने, इसके बाद आप क्या करेंगे? एक तरीका और ये भी बता देता हूं मैं, और भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे कुछ नहीं। अच्छा, ये जो ये वाले आयन है ना, जैसे NO2 माइनस, CO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस और PO4 3 माइनस और SO4 2 माइनस, ClO4 माइनस, MnO4 माइनस, CrO4 माइनस, CrO तो अभी आने का कोई मतलब नहीं, ClO2 माइनस। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स है ना, इनमें एक चीज आपको सिमिलर दिख रही होगी, बताएं क्या है? सभी में ऑक्सीजन है और ऊपर कुछ चार्ज। ठीक है जी, कितनी गिनती है इसकी लिख दी मैंने, इतनी गिनती है, बल्कि ये 12th में आता है वो भी लिख दिया। और ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? सल्फ्यूरिक एसिड जानते हो? सल्फ्यूरिक, वाह, 2 H हटा दोगे तो SO4 2 माइनस बनेगा। फॉस्फोरिक एसिड जानते हो? 3 H हटा दोगे तो फॉस्फोरिक बनेगा। सल्फ्यूरस एसिड, 2 H हटा दोगे तो सल्फ्यूरस बनेगा। कार्बनिक एसिड, तो ये इनके आयन्स है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, H हटाने के बाद बनता है। इतनी टेंशन नहीं लेनी है, मैंने बताया टेंशन तभी होगी जब आप बचेंगे इससे। इन आयन्स को याद रखना। क्या याद रखें सर इसमें? लिस्ट वाइज याद नहीं करना है। टोटल 4 कैटेगरी। अब ये लास्ट कैटेगरी में मैंने क्या बनाया था? एनायन बनाए थे जिनमें सराउंडिंग एटम क्या है? ऑक्सीजन। तो देखो ये कैसे बनते हैं। ये तो उसमें भी आया था, कंप्लीट ऑक्टेट में भी, NO2 माइनस कंप्लीट ऑक्टेट में भी था, यहां भी है। 2 तरीके हैं बनाने के, देखो कैसे बनाने। 2 ऑक्सीजन लिख के, कितना चार्ज है नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज कितना है? जितना नेगेटिव है उतने ऑक्सीजन सिंगल्स, जितना नेगेटिव है उतने ऑक्सीजन, देखा? बाकी डबल्स। पहले इन्हें बनाओ, पहले इन दोनों को ऐड, देखो इन्हें बनाओ। सल्फर, कितने ऑक्सीजन है बताओ? नेगेटिव चार्ज कितने हैं? तो 2 तो आ जाएंगे, 1 ऐसे बन सारे बन जाएंगे। सल्फर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
6। कितने शेयर कर दिए सल्फर ने? देखो 1 2 3, कितने बच गए? 2। अभी बताता हूं, दोबारा से सुनो, अटक मत जाना। देखो ये जितने भी है ना एग्जाम्पल, यहां से इन दोनों को हटाते हैं, इन दोनों से आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं आपको बाद में अभी एंड में बताता हूं क्या कंफ्यूजन। अभी आपको तो नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। जैसे ये एग्जाम्पल आते हैं, सबसे पहले याद रखना कि ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट के ही एग्जाम्पल है। ये भी क्या है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ध्यान रखना एंड में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लेस इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी ऐसा मत लगाना। एंड में आ रहा है तो लेस इंपोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो एंड में आएगा वही क्वेश्चन आजकल पेपर में आता है। देखो ये सभी एग्जाम्पल एक्सपेंडेड ऑक्टेट के हैं, तो आराम से एक बात मेरे ध्यान से सुनो। अगर ये सभी एग्जाम्पल एक्सपेंडेड ऑक्टेट के हैं, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का तरीका ये था कि हम सराउंडिंग के तो 8 ही पूरे करते थे, मगर सेंट्रल में जितने हो जाते थे उतने होने देते थे। और वो हम ऐसा करते थे कि सेंट्रल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे, और फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके ये पता करते थे कितने इसने शेयर किए हैं, तो कितने बच गए। ऐसे तो करते थे। वही तरीका आप इसमें लगाएंगे, पहला स्ट्रक्चर। अब ध्यान से सुनो, अप्लाई कर दो यार, हद है। मैं कह रहा हूं नेगेटिव चार्ज जितने हैं उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगाने हैं। जैसे 3 ऑक्सीजन है, छोटा हो गया, कितने ऑक्सीजन है? 3। ये लो 3 ऑक्सीजन है, तो 2 सिंगल से और 1, इनका तो ऑक्टेट पूरा करना है। आपको मैंने बता ही दिया है ऑक्टेट कैसे पूरा करते हैं। सेंट्रल में सल्फर पे होते कितने लास्ट शेल में? 6। कितने शेयर कर दिए? 1 2 3 4, एक पेयर बच गए। तरीका याद है? अभी हम एक्सपेंडेड में लगा देते हैं। फिर याद दिलाता हूं, कंप्लीट ऑक्टेट में ये नहीं लगाना है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो फिर आपको ये गिनना होता है कितने हुए, 2 4 2 6 8 हो गए। अब इस पर कुछ नहीं लगा। ये तरीका किसका है? कंप्लीट ऑक्टेट। एक्सपेंडेड में हम ऐसा करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनते हैं सल्फर के, 6 है, 4 शेयर है, 2 बचे। बोलो 4 ऑक्सीजन है, सिंगल से कितनी आएंगी? 1। वेरी गुड, 3 लिखा है। 1 2 3। सिंगल वाली पर 6। फास्फोरस के लास्ट शेल में कितने होते हैं? 5 शेयर कर दो, कुछ नहीं बचा। ठीक है जी। आपसे पूछेगा लिस्ट बना के, इनमें से बताइए किस किस में लोग पेयर, तो वो ऐसे निकलता है। ठीक है जी, किस किस में लोग पेयर। कैटेगरी याद रखनी, लास्ट है कैटेगरी, लास्ट है, इतना याद रखना। मतलब ये मिनिमम है, आपको इतना याद रखना पड़ेगा, इतना याद आपको रखना पड़ेगा अगर आपको इस चैप्टर से नंबर चाहिए और बाद में अच्छी किसी कंपनी में जॉब करके सैलरी चाहिए। 2 डबल 2 तो मेरे भाई इनको ऐसे याद करना। सल्फर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और 6 के 6 क्या कर रखे हैं उसमें? तो ये बनाओ जरा 3, इनमें आपको समझ आएगा। बनाओ जल्दी, बात नहीं करो आपस में, इसको बनाओ जल्दी। 3 बनाओ जरा जल्दी। नहीं कोई बात नहीं, अब तुम देख लो, हमारी 3 घंटे की क्लास थी, उसमें 1.5 घंटा भी हमने पढ़ा नहीं। नहीं भाई, ये कोई चक्कर नहीं, पागल है। 11 बजे वापस आ जाएंगे, स्कूल की छुट्टी कराई है। हाँ, वो 12 बजे जाइए और वापस ही मत आइए।
क्या मतलब है भाई? स्ट्रक्चर बना लो यार। हाँ, बचे हुए इलेक्ट्रॉन तो लगाओ, तो मेन बात है। इस पे क्या है? सेंटर पर लगाओ, सराउंडिंग पर इतना मेन नहीं है। सेंटर पर क्या है जी? MnO4 माइनस के लास्ट शेल में होते हैं मैंगनीज के साथ, उस पे बचेंगे। MnO4 माइनस फिर आगे आता है ना, 12th वगैरह में आता है, अभी आपके लिए इतना है नहीं। देखो ClO4 माइनस, ClO4 माइनस एक ही तो है नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन किससे आएगा? सिंगल बॉन्ड। अब क्लोरीन का कैसे हिसाब करें? अगर क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 होते हैं, 7 के साथ क्या कर दिए? शेयर। चार्ज नहीं निकाल रहा हूं मैं, यहां मैं निकाल रहा हूं कितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर बचेंगे, तो कुछ नहीं बचेंगे, कोई लोन पेयर नहीं। ठीक है जी। MnO4 माइनस यहां बना दे रहा हूं, MnO4 माइनस यहां बना दे रहा हूं। MnO4 माइनस में मैग्नीज आएगा, एक सिंगल 3 डबल। मैग्नीज के लास्ट शेल में 7 ही होते हैं, आप याद रखना। वो कम आता है एग्जाम, प्राइवेट स्कूलों में आते हैं। ठीक है जी, प्राइवेट स्कूलों में कुछ भी आता है, कुछ में बहुत इजी पेपर आता है, कुछ में बहुत टफ आता है। जैसे ये लड़का डीएवी का है, बहुत अच्छा पेपर बनता है फर्स्ट टर्म का, ध्यान रखना। बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं, ऐसा पेपर बना देते हैं जेईई मेंस का सब्जेक्टिव। जेईई मेंस की तैयारी किए बिना होगा ही नहीं, मैंने देखे हैं पेपर। बिना जेईई स्टार्टिंग से जो भी डीएवी वगैरह मतलब ऐसे स्कूलों में है, उसको तो स्टार्टिंग से रियलाइज होना चाहिए 1 अप्रैल, और स्टार्टिंग से ही तैयारी करेगा तो नंबर ला पाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म तो कैसे ना कैसे निकालना पड़ेगा तुम्हें, सेकंड टर्म में पहली क्लास से। हाँ, बहुत गड़बड़ हो गई, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक मिनट, 17 ये 2 ही हो गए। ठीक है, अब मैं ये मैंने खत्म कर दिया है। फिर मैं आपको एक चीज बताना है। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऐसे कहेगा, राइट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। भाई बोलो नहीं, बोलने का टाइम नहीं है। देखो, राइट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे कम समझ में आए तो ये रिकॉर्डिंग में इवनिंग तक डाल दूंगा। पहले तो इस पीडीएफ से समझना है घर जाकर, किसी चीज पे तो ध्यान देना है। किसी एक चीज को पर्टिकुलरली इतना टाइम अगर दे दो, कोई चीज तो क्लियर हो। मतलब अगर हमारे पास एक दिन में हम कई चीजें लेके बैठ जाएंगे, फाइल का काम है, फिजिक्स का काम है, मैथ का काम है, केमिस्ट्री का काम है, तो कुछ भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो एक बारी में एक काम को पकड़ के निपटाओ। राइट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या है? तो वेरी वेरी इजी है। फर्स्ट, अब आप यहां से देखना कि याद करना किसे कहते हैं और समझना किसे कहते हैं।
किसी ने कहा लिमिटेशन क्या ऑक्टेट रूल की, तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ऑक्टेट रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता। ऑक्टेट रूल होता क्या है कि हर एटम अपने लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, 8। मगर हमने अभी अभी देखा ऐसा कि ऐसा नहीं है। हमने ऐसे मॉलिक्यूल देखे जिनमें ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। जिनमें ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। ठीक, ये मैंने लिख दिया। लेकिन ऐसा लिखने से कुछ नहीं होगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखते। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं इनकम्प्लीट के, उसी में से कोई भी 2-3 छाट कर आपको नीचे लिख दिया। ठीक है, ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वैसे तो ऐसे लिखना होता है, इन सम मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, वी हैव सीन देम, देयर आर सम एग्जांपल्स। ये एग्जांपल लिखिए, तो ये लिखा हुआ लिखने का तो आपको नोट्स में मिलेगा, लेकिन अगर इन शॉर्ट ये भी लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। शॉर्ट में भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये याद थोड़ी करना पड़ा, ये तो हमने समझा हुआ है। अब देखो 3 लिमिटेशन क्या है, इनकम्प्लीट है, एक्सपेंडेड है और ओड इलेक्ट्रॉन, बस। कुछ का क्या है, इनकम्प्लीट है, ये समझ के लिखना होता है, कोई एफर्ट नहीं है, बिना समझे याद करे जा रहे हैं। इनकम्प्लीट एक्सपेंड, हाँ बिना समझे ही याद कर ले रहे हैं, इतनी मेहनत लग रही है कि पढ़ाई से मन ही हट गया। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तभी तो जब बच्चे जवान होते थे तो पुराने टाइम में शादी करा देते थे पहले, कि भाई पहले शादी कर, तो भाई पढ़ लो, शादीशुदा होने की कोशिश मत करो। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। 3 एग्जांपल टेक देना, NO, NO2, चार्ज मत लगाना कुछ भी, याद है, NO, NO2, ClO2। देखो एक कमाल, अगर इसको Cl2 माइनस लिख दोगे तो ये इस कैटेगरी में चला जाएगा। देखो और अगर ClO2 लिखोगे सिर्फ तो ये किस में आएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन। देखा, NO2 माइनस लिख दोगे तो कंप्लीट ऑक्टेट जाएगा, और NO2 लिखोगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन। देखा, यस सर। ये 3 लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की, तो हमने यहां तक पढ़ा। अब ये चैप्टर का 1/4 से ज्यादा पार्ट है, 1/4 से ज्यादा बड़ा चैप्टर है, 1/4 से ज्यादा हमने पढ़ लिया, 2 ही क्लासें हुई है। अब हमें एक टॉपिक अगर हम समझ लें, इवन 2, तो समझ लो कि काफी टाइम बचेगा, एक क्लास बच जाएगी। रेजोनेंस और फजांस, रेजोनेंस और फजांस पढ़ लो आज ही। तो उसे पढ़ने से पहले 5 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, पानी पी लो, ठीक है। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग आएगी, देखना तुम इसमें 2160 पिक्सल में आएगी, 2160 2400 में आएगी। और ये 20 GB में बनेगी रिकॉर्डिंग। हाँ, इससे अच्छी रिकॉर्डिंग बनती है ना, मोमेंटम में जो रिकॉर्डिंग बनती है ना, इससे क्लियर रिकॉर्डिंग इस मोबाइलों के कैमरे बहुत अच्छा है। देखो चलो जी, मैं तुम्हें एक टॉपिक समझाऊंगा, रेजोनेंस। देखो वेरी वेरी इजी होता है, ये बिल्कुल सही कहा है, बहुत ही इजी होता है रेजोनेंस। बोलो नहीं, अब बिल्कुल फोकस करो भाई, मोबाइल रखो नीचे, मोबाइल रखो और यहाँ देखो। चलो, वेरी वेरी इजी टॉपिक है रेजोनेंस।
आपको इसमें कुछ फिक्स बातें याद रखनी। यहां से देखो आपको एप्लीकेशन समझ में आएगी। पहले ही दिन ये साबित हो जाएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद करने से क्या होता है। देखो सबसे पहले एक चीज है, सबसे पहली रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसकी है? O3। ठीक है, किताब जिसका एग्जाम्पल ले लो, और हमारा भी पहला मॉलिक्यूल क्या था? ओजोन। तो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए O3 की, और रेजोनेंस होता क्या है वो तो बताएंगे ना। रेजोनेंस होता क्या है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ओजोन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो अभी तो पता ही है हमें, फिलहाल अभी हम बना लेंगे। सेकंड एग्जांपल जो आएगा O3 के बाद जो हमें लेना चाहिए NO2 माइनस, नेक्स्ट आएगा NO3 माइनस, उसके बाद आएगा CO3 माइनस। देखो सबकी स्ट्रक्चर अगर याद है तो रेजोनेंस बन गया, समझो। और देखो उसके बाद नेक्स्ट आएगा जो थोड़े टफ होते हैं एग्जांपल N2O। आप N3 माइनस भी ले सकते हैं, और इसके अलावा बेंजीन ले ले। वैसे बेंजीन जो होता है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है, तो बेंजीन का जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस टॉपिक आपका 2 बार आएगा, एक तो फर्स्ट बुक में, एक सेकंड में। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ये इनऑर्गेनिक का रेजोनेंस है। मगर क्या होता है कई बार स्कूलों में बेंजीन का भी क्या बनाने को दे देते हैं? रेजोनेंस। तो मजबूरी में डालना पड़ रहा है, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस बेंजीन का डिटेल में आता है, ठीक है जी। लेकिन मैं इसे बना देता हूं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बोलो नहीं भाई, फोकस करना है बोर्ड पर। ठीक है, डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन समझा जरूर दूंगा। SO2 SO3, और एक रेजोनेंस पीछे दे रखा है CS3 COO माइनस, एक और पीछे दे रखा है, उसे भी मैं निपटा देता हूं, CS3 NO2 माइनस। इट इज अब देखो O3, भाई पीछे से आवाज आ रही है। O3 बहुत ध्यान से सुनना, पहली स्ट्रक्चर समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी आदमी ने ओजोन की ये स्ट्रक्चर बनाया, एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल। मैंने एक बॉन्ड छोटा बनाया है और एक बड़ा, अभी आपको बताऊंगा क्यों। देखो इस जीवन में आप पहली बार रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, अगर आप ये दिमाग में डाल लें कि हम पहली बार में ही इसको समझ लेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे, पहली बारी में आप समझ पाएंगे इसे। ध्यान दें O3, तो ये अभी हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई है ओजोन की, सॉरी अभी हमने ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओजोन की बनाई है। इसे बनाने का तरीका क्या था मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये कंप्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल था, इसमें हम करते थे 8 या 24 यानी 24 निकाल लेते थे, फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 18, 24 माइनस 18 2 से डिवाइड करते थे, तो टोटल 3 बॉन्ड आ जाते थे। एक इधर लगाते थे एक इधर, फिर बाकी सब का क्या कंप्लीट करना है? ऑक्टेट। ये तरीका था। फिर ये हमने फॉर्मल चार्ज निकाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर प्लस है इस पर माइनस। अच्छा देखो अब ध्यान से इनके नाम रख लो, ये A है, ये B है, ये C। ये फोकस करने समझ में आएगा, बिल्कुल भी आवाज मुझे क्लास में नहीं चाहिए। ABC ठीक जगह लिख लो इधर। अच्छा तुमने डबल बॉन्ड A और C के बीच ही क्यों बना? अभी मैंने 1 मिनट पहले समझाया है कि बिल्कुल भी आवाज देखो इनके अंदर। सर ये इसको छेड़ रही है मेरे को, देखो अब देख लो ये बात, ये इसको छेड़ दे रहा है और वो उसको कह रहा है A और C। A और C अभी सुन नहीं रहे, और अगर ये चैप्टर रह जाए तो ये पूरे अपना बिहार में गा देंगे। मैं वहां पर पढ़ता था, मेरा ये कराया नहीं केमिकल बॉन्ड, पूरे में गा देंगे। अभी देख नहीं रहे। रेजोनेंस O3 ये स्ट्रक्चर बनाया। अब देखो तुमने डबल बॉन्ड किसके बीच बनाया? A और C के। तो सोचना ये है कि है तो तीनों ही ऑक्सीजन के एटम,
मगर तुमने ए और सी के बीच ही डबल बॉन्ड क्यों बनाया? क्या ए और बी में कोई कमी है? नहीं। तो इसका मतलब जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आदमी क्या करेगा, वो आदमी जल्दी से इधर सिंगल बना देगा, कहेगा ये लो, ऐसे भी बना सकते हैं। तो दो तरीके से बना सकते हैं। चलो जी समझ आया? अभी तुम्हारे कुछ नहीं आया समझ, अभी देखना यार, कोई भी रिजल्ट पर मत पहुंचना अपने मन में। तो दो तरीके से बना सकते हैं ओजोन की स्ट्रक्चर, ऐसा भी समझ में आ रहा है। एबीसी बेकार में मिटा दिया उसका नाम जल्दी, एबीसी। ठीक है, बहुत सोच समझ के मैं वर्ड बोलूंगा, ध्यान से सुनना। एबीसी तो दो तरीके से क्या बना सकते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाँ, लग तो यही रहा है कि भाई दोनों है तो ऑक्सीजन के एटम, तो हमने इसी को डबल क्यों बनाया, इसको भी तो डबल बना सकते हो। तो ये एटम हमसे लड़ रहा है, ऐसे सोचो। ये कह रहा है यार हमारा क्यों नहीं बनाया डबल, तुम दोनों क्लोजर हो और ये बॉन्ड मुझे दूर कर रखा है, क्या मुझे मेरे अंदर कोई कमी है जो मैंने यहाँ डबल नहीं बना सकता? तो भाई हमने इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कहा कि लो डबल तुम बना लो। अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो ओजोन के मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, एक में डबल बॉन्ड राइट में होता है और एक में लेफ्ट में। और ओजोन का एक बॉन्ड, इस बारे में हम बात करेंगे, हम ए भी हटा दिया। तो आपको ये समझ में आया कि डबल बॉन्ड हमने दो तरफ पलट क्यों दिया, पहले बताया, क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है बराबर। तो उधर ही क्यों बनाएंगे, इधर भी बना सकते हैं। अब आप ये देखें कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो लंबे होते हैं और डबल होते हैं छोटे। हाँ, ये रियलिटी है। अभी इसमें हम और भी बात करेंगे इस बारे में। सिंगल लंबे होते हैं और ये छोटे होते हैं, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो फिर हमने क्या करा कि भाई इस पे रिसर्च की और अब हम क्या करेंगे, तो पेपर पे बनाई हुई स्ट्रक्चर है। आओ रियलिटी में ओजोन का एक मॉलिक्यूल लेकर आते हैं और उस मॉलिक्यूल, रियलिटी में ओजोन का एक मॉलिक्यूल खरीद के लाते हैं मार्केट से और उस मॉलिक्यूल में चेक करते हैं कि दोनों बॉन्ड लेंथ एक जैसी है या एक लॉन्गर है और एक शॉर्ट है, एक तरफ सिंगल है या डबल है, क्या है। ये तो कोई रियल स्ट्रक्चर है नहीं, ये तो पेपर पर बनाई गई लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो हुआ ऐसा कि जब हमने रियल स्ट्रक्चर देखी, तो रियल स्ट्रक्चर में दोनों बॉन्ड्स की लेंथ एग्जैक्टली सेम, पता नहीं क्या है मगर एग्जैक्टली क्या है, कोई अंतर नहीं है। जबकि रियलिटी में सिंगल हमेशा बड़ा होता है, डबल हमेशा। और अगर एक तरफ सिंगल और एक डबल है तो दोनों बॉन्ड लेंथ, दो बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि दोनों बॉन्ड लेंथ क्या है रियलिटी में एक जैसी। ये रियलिटी है, यहां जो बना रहा हूं मैं ये क्या है, रियलिटी। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं आप बोलूं उस चीज को बता रहा हूं। तुमने डबल बॉन्ड यही क्यों बनाया है इस स्ट्रक्चर में, इसकी बात करो उसकी नहीं। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहां क्यों है, इसी स्ट्रक्चर में यहां क्यों नहीं है। अगर डबल बॉन्ड यहां है तो इसका मतलब यह है कि इसमें डबल बॉन्ड बनाने की इस मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है और यहां डबल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी तभी इधर डबल अगर यहां टिका हुआ है, मान लेना तुमने कि इन दोनों ने डबल बनाया है, इसने सिंगल इस मॉलिक्यूल में, यानी अगर ये दोनों आदमी इस मॉलिक्यूल को लेकर घूम रहे हो, एक इस वाले को, एक और एक बी को, ठीक है, दो बच्चे इस मॉलिक्यूल को लेकर घूम रहे हैं। तो एक बच्चे क्या कह रहा है, मेरे वाले में तो राइट में डबल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ज्यादा है और मेरे वाले में लेफ्ट में। तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों एटम किसके हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरफ डबल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी क्या है ज्यादा और इस तरफ। तो फिर ऐसा होगा कि डबल बॉन्ड, अगर दोनों में डबल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी सेम है, दोनों में एबिलिटी डबल बॉन्ड बनाने की सेम है क्या, हाँ जी सेम है, यही मैं कह रहा हूं। ऐसा लग रहा है हमें कि यहाँ ज्यादा है यहाँ कम, लेकिन सेम क्यों है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के एटम है। तो अगर ये डबल बॉन्ड बना सकता है तो इसी मॉलिक्यूल में डबल यहाँ भी आ सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि डबल अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज। कभी डबल राइट में आ जाता है, कभी लेफ्ट। ये बात जल्दी समझ में आता है, कभी डबल राइट में आ जाता है, कभी तो एक ही मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड कभी राइट में जा रहा है, कभी लेफ्ट।
तो ऐसा नहीं है, ठीक है जी, ऐसा भी नहीं है, ध्यान से सुनना। ना तो डबल बॉन्ड राइट में जा रहा है और ना ही लेफ्ट में है, हो ऐसा रहा है, ध्यान से बोलना एक बारी में। पहले बताओ, रियलिटी में बी और सी में डबल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी सेम है या अलग अलग है? तुम्हारे हिसाब से सेम है, क्योंकि दोनों एटम किसके हैं। तो फिर डबल बॉन्ड यहां नहीं बनना चाहिए। और अगर डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जा रहा है तो फिर वो सवाल इस तरफ भी आ जाएगा उखड़कर कि यहां क्यों बना है डबल, यहां क्यों नहीं। तो इसका एक ही आंसर है, आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड अगर दोनों एटम्स में डबल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी सेम है तो इस डबल बॉन्ड को दो हिस्सों में तोड़ देना। अगर दोनों एटम्स में डबल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी सेम है तो इस डबल बॉन्ड को दो हिस्सों में तोड़ देना और कहना है लो आधा तुम्हारा और आधा तुम्हारा। तो किसी भी तरफ डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि डबल बॉन्ड दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो चुका है, डिवाइड। ये सच है, बिल्कुल फाइनल है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपको उन क्वेश्चनों को काउंटर करते करते ये समझ में आ जाएगा। ओजोन की ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, डबल आपने राइट में बनाया, ठीक है जी। तो आप बताएं क्या इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में राइट पे होता है और एक लेफ्ट पे होता है क्या? ये तो पॉसिबिलिटी है, राइट में भी बना सकते हो, लेकिन क्या हम किसी एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड एक जगह बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों एटम्स में डबल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी क्या है, सेम। लेकिन देखो जाहिर सी बात है कि अगर हम पेपर पे बनाएंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ी सिंपल ही बनाएंगे। तो पेपर पर तो यही स्ट्रक्चर बनाएंगे, डबल बॉन्ड किसी एक जगह दिखा देना है, राइट में या लेफ्ट। लेकिन रियलिटी की अगर हम बात करें तो किसी भी एक जगह डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं और दोनों में डबल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी सेम है। तो आधा डबल बॉन्ड ये बनाएगा और आधा डबल बॉन्ड ये बनाएगा। तो ये बात थोड़ी कम समझ में आती है, आधा आधा बनाएगा। इससे अच्छा याद रखना, डबल बॉन्ड दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, आधा यहाँ आधा यहाँ। लेकिन सर मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि डबल बॉन्ड कैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसके लिए थोड़ी और आगे चलेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे आएगा, बाकी मैं आपको ही बताया था। इलेक्ट्रॉन में कैसा नेचर होता है, वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन में कैसा नेचर, अगर आप डबल बॉन्ड यहाँ बनाते हैं तो इसका मतलब जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स इन दो एटम्स के बीच रहती है, यहाँ नहीं जाती। लेकिन अगर आप डबल बॉन्ड दोनों तरफ बनाते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेव्स इधर भी और इधर भी बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाफ यहाँ और हाफ। लेकिन बच्चे बहुत टू सिंपल समझना चाहते हैं कि मॉलिक्यूल में एक तरफ डबल होना चाहिए, एक तरफ सिंगल। तो कहीं भी डबल बॉन्ड की पोजीशन एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। डबल बॉन्ड दो हिस्सों में क्या हो रहा है, तो अच्छा बताओ, डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? बोलो, कुछ तो बताया करो कि डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है क्या? नहीं। ये तो दो तरीके हैं जिनसे एक स्ट्रक्चर को बनाया जा, और दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर रियल नहीं है। रियल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दो हिस्सों में क्या है, डिवाइड, आधा यहाँ और आधा। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रेजोनेंस, नहीं रुक जाओ ना, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलते हैं? और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है वही रियलिटी में क्या होती है, रियल स्ट्रक्चर। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रक्चर इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि हम इसको पेपर पर बना या समझा नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने समझा दिया आपको, डेढ़ बॉन्ड है, बना या समझा नहीं पाते हैं तो हम इसको पेपर में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम हमेशा ये बात दूसरे टॉपिक्स के लिए याद रखते हैं कि यहाँ कहीं पर भी डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि ये डबल बॉन्ड दो हिस्सों में क्या है, डिवाइड। इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाँ, दोनों वर्ड अलग अलग है, रेजोनेंस लिख देने से काम नहीं चलेगा। ये दोनों क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर क्या है, देखो इसमें डबल राइट में, इसमें डबल लेफ्ट में। जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसमें राइट में भी डबल बॉन्ड करेक्टर है और लेफ्ट में भी डबल, लेकिन कंप्लीटली डबल नहीं है।
लेकिन हम ये कह सकते हैं इन दोनों के मिक्सअप से बना है। जैसे देखो एक बंदा है ए, क्रिकेटर है ए और बी। जैसे हम किसी क्रिकेटर का नाम ही ले रहे हैं कि जैसे भाई अब नए क्रिकेटर्स का तो नाम मुझे याद नहीं है, जैसे मान लो विराट कोहली ले लो। अब जैसे विराट कोहली है, ठीक है, लेकिन मुझे इससे अच्छा एक एग्जांपल याद आ गया। मेसी नहीं, देखो एक शेन बॉन्ड नाम का बॉलर न्यूजीलैंड में था, शेन बॉन्ड, और एक बॉलर था ब्रैडली ऑस्ट्रेलिया में, और एक बॉलर था मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा बोला जाता था कि मैकग्राथ, जैसे आप YouTube पर देखेंगे तो कमेंट्स में आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छी बॉलिंग करता था। तो मैकग्राथ ऐसा बोला जाता था कि एक ही लाइन पर बॉल डालता रहता था कंटिन्यूअसली, मतलब उसे पता होता था कि कहां पर बॉल गिरेगी, बहुत ही नपी-तुली बॉल डालता था। कभी वाइड नो बॉल कभी उसने अपनी लाइफ में बहुत ही रेयर चांस है कभी फेंकी। तो सबसे ज्यादा बैट्समैन को परेशान मैकग्राथ ने किया अपने पूरे जीवन काल में। अगर किसी बॉलर ने सबसे ज्यादा परेशान बैट्समैन को किया हो तो आपको लग रहा हो मलिंगा है, लेकिन वो मैकग्राथ है। ठीक है जी, आज आप डाल के थोड़ा चेक कर लें। और ब्रैडली बहुत तेज स्पीड से डालता था, लाइन लेंथ भी सही डालता था, लेकिन कभी कभार बॉलिंग बिखर जाती है। तो शेन बॉन्ड में दोनों गुण थे कि भाई ब्रैडली की तरह बहुत तेज स्पीड थी और मैकग्राथ की तरह बहुत ज्यादा एक्यूरेसी थी। ठीक है जी, तो ब्रैडली की तरह बहुत ज्यादा स्पीड और मैकग्राथ की तरह बहुत ज्यादा। तो हम ये नहीं बोल सकते क्या कि शेन बॉन्ड इन दोनों का मिक्सचर है? बोल सकते हैं ना। अगर मैं ये बोल दूं कि शेन बॉन्ड इन दोनों का मिक्सचर है तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि ब्रैडली के भी सारे कैरेक्टर शेन बॉन्ड में होने चाहिए और मैकग्राथ के भी सारे होने चाहिए? सारे होने चाहिए, या कुछ कैरेक्टर ब्रैडली के और कुछ मैकग्राथ? तो ये शेन बॉन्ड इन दोनों का क्या हो गया? मिक्सचर। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कुछ कैरेक्टर तो इस स्ट्रक्चर के और कुछ कैरेक्टर, तो ये इन दोनों का क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब आप ये समझ लेते हैं कि सारे कैरेक्टर इसके और इसके इसमें, नहीं सारे नहीं, कुछ इसके और कुछ आई मेरी बात समझ। लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, रेजोनेंस समझ में आना चाहिए। हम जो ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर से सुनिए, हम जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं इनको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर रियलिटी से मैच करे, ये स्ट्रक्चर रियलिटी के करीब होती है, काफी करीब है। देखो रियलिटी के कि भाई डबल तो है ही, एक जगह सिंगल है,